स्क्रीन विजिबल? यस सर। लो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था कि मॉडल का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे हम लोग करते हैं। वन टू मैनी के लिए हम लोगों ने देखा था और मैनी टू मैनी के केस में हम लोगों ने देखा था। वन टू मैनी के केस में हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की ही बनाते हैं सिर्फ, और मैनी टू मैनी के केस में हम लोग जो बनाते हैं वो एक मिडिल टेबल बनाते हैं, यानी कि जंक्शन टेबल बनाते हैं। तो ये तो था हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप। अब हम लोगों को जो रीड करना है वो डेटाबेस रीड करना है। क्यों? क्योंकि वो जो मॉडल है उसको लोगों को डेटाबेस में कन्वर्ट करना है, राइट? तो उसके लिए हम लोगों को डेटाबेस चूज करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा डेटाबेस हम लोग यहाँ पर चूज करें, ये कल हमारे लिए क्वेश्चन था। तो हम लोग जो है दोबारा वहीं पर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन था कल कि हम लोग यहाँ पर कौन सा जो डेटाबेस है वो चूज करेंगे, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के साथ जो है ना वो डेटाबेस को कनेक्ट कर दें, राइट? हम लोगों को अपनी एप्लीकेशंस को, यानी कि दैट वन फाइल, इसको हम लोगों को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस जो है वो तुम्हारा एक्सटर्नल जो है इंस्टेंस है। एक्सटर्नल मतलब एप्लीकेशन का तो हिस्सा नहीं है वो तुम्हारे पास, वो क्या है? बाहरी हिस्सा है। तो हम लोग अगर बाहरी हिस्से को अगर कनेक्ट करना चाहेंगे हमारी एप्लीकेशंस के साथ, तो हम लोगों को एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग तुम लोग फाइल के लिए भी बनाते हो, ये कनेक्शन स्ट्रिंग तुम लोग डेटाबेस के लिए भी बनाते हो, ये कनेक्शन स्ट्रिंग तुम लोग अदर एपीआई के लिए भी बनाते हो। तो हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग जरूर बनाना पड़ेगा। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ पैरामीटर होते हैं जो हम लोगों को लिखने पड़ते हैं, राइट? तो हम लोगों ने कल जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी, और वो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर लिखी थी, दिस वन फाइल। ये हम लोगों ने डेवलपमेंट डॉट जेसन के अंदर लिखी। डेवलपमेंट डॉट जेसन की अगर हम लोग बात करके चले तो वो एक हमारा एनवायरनमेंट है। मतलब एप्लीकेशन कौन से एनवायरनमेंट में रन हो रही है, उसका मतलब है हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो की हेल्प से रन करते हैं। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट अपनी प्रोफाइल उठाता है लॉन सेटिंग्स डॉट जेसन से। ये विजुअल स्टूडियो के लिए ही है, सिर्फ लॉन सेटिंग डॉट जेसन जो फाइल है वो सिर्फ विजुअल स्टूडियो के लिए है। और वो अपनी प्रोफाइल उठाता है। एचटीटीपीएस के लिए वो इस पोर्ट पर रन कर देता है तुम लोगों को 7169 के लिए। और जो तुम्हारे पास एचटीटीपी है उसको इस पोर्ट के ऊपर रन कर देता है। तो दोनों पोर्ट यूज करता है वो, दो प्रोफाइल तुम्हारे पास यहाँ पर है। एनवायरनमेंट क्या रखता है? डेवलपमेंट। तो जैसे ही वो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट चूज करता है तो तुम्हारे पास ऐप सेटिंग डेवलपमेंट डॉट जेसन जो है वो चूज कर ली जाती है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के बाद में। तो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो रीड की जाएगी, ठीक है? लेकिन रीड कब की जाएगी ये बात आती है हम लोगों के पास। तो बात आती है कि हम लोग अपनी क्लास फाइल को इस डेटाबेस के साथ जोड़ेंगे, तो हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनाना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए? वो कनेक्टर चाहिए जो कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करे और हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को इस डेटाबेस यानी कि हमारे टेबल के साथ कनेक्ट कर दे। वो कनेक्टर चाहिए। अब वो कनेक्टर तुम्हारे पास तीन तरीके के कनेक्टर्स हैं, ये तुम लोग मान सकते हो। ईएफ कोर यानी कि ओआरएम, एडी डॉट नेट और टेपर। ईएफ कोर क्या कहता है? मैं एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर हूं और मैं एक फुल तुम्हारे पास ओआरएम हूं। फुल ओआरएम का मतलब है कि तुम लोगों को ना तो जो है डायरेक्टली डेटाबेस बनाना, ना ही तुम लोगों को डायरेक्टली कोड लिखना। दोनों अप्रोचेस तुम लोग यूज कर सकते हो। मेरे पास दोनों अप्रोचेस है। पहले तुम लोग डेटाबेस भी बना सकते हो, बाद में कोड लिख लेना। तुम लोग पहले कोड लिख सकते हो, उससे ही तुम लोग डेटाबेस बना लेना। तो कोड फर्स्ट अप्रोच और मॉडल फर्स्ट अप्रोच दोनों आती है इसके अंदर, ईएफ कोर के अंदर। कोड फर्स्ट का मतलब जिसमें तुम लोग अपना ऑब्जेक्ट फाइल पहले लिख लेते हो और उसके बाद में डेटाबेस बना देते हो। डीबी फर्स्ट का मतलब है डेटाबेस पहले बना देते हो और उससे तुम लोग कोड बना लेते हो। तो दोनों अप्रोचेस है, लेकिन ये क्या कहता है? मैं सर्टन रूल्स अपने पास रखता हूँ जिसमें जो है मैं सीक्वल के लिए जो स्टोर प्रोसीजर्स बने हैं, व्यूज बने हैं, उनके लिए मैं लेस एक्सेसिबल हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर काम नहीं करता, ये मान लो लेस एक्सेसिबल हूँ। लेकिन पुराने जितने भी प्रोजेक्ट रखे थे वो तो तुम्हारे पास स्टोर प्रोसीजर व्यूज तो टेबल को लेकर बने थे, क्योंकि डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास होते हैं। तो वो जो है वो कैसे एक्सेस होंगे फिर? तो एडी डॉट नेट जो पहले काम में लिया जाता था वो भी आज काम में लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अपना जो डेल है यानी कि डेटा एक्सेस लेयर जो है वो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं। वहां पर एडी डॉट नेट की कुछ क्लासेस वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कल मैंने बताया था सीक्वल कनेक्शन वगैरह, या तुम्हारे पास सीक्वल कमांड है, या तुम्हारे पास डेटा सेट है, डेटा टेबल है, वो क्लास हम लोग काम में ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं बीच जो है स्टैक ओवरफ्लो ने इंट्रोड्यूस किया डेपर। वो क्या कहता है कि तुम लोग मेरे थ्रू जो है क्या काम कर सकते हो? तुम लोग ये सभी कॉल कर सकते हो। मैं तुम्हारा सीक्वल ही रन करूंगा सीक्वल के अंदर, क्योंकि सीक्वल को सीक्वल ही चाहिए यहाँ।
क्या कहता है, मैं सीक्वल नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा, मतलब तुम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लिंक यू। अब मैं क्या करूंगा, उसको एक्सप्रेशन ट्री में बदलूंगा, यानी कि कौन कह रहा है ये बात, ईएफ कोर कह रहा है, मैं उसको एक्सप्रेशन ट्री में बदलूंगा और उसका सीक्वल बनाऊंगा। मतलब ये जो लिंक क्यू होती है तुम्हारे पास, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी होती है, टाइप ऑफ तुम्हारा सी शार्प का कोड होता है। तो इस कोड को ये क्या करेगा, ये जो ईएफ कोर का मिडल मैन है, ये क्या कहता है कि इस लिंक क्यू को मैं एक्सप्रेशन ट्री में बदलूंगा पहले, और उस एक्सप्रेशन ट्री की हेल्प से मैं उसका सीक्वल बना लूंगा। ठीक है, तो तुम लोगों को सीक्वल सीखने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है, ये ईएफ कोर कह रहा है, क्योंकि सारा काम मैं कर दूंगा। तुम लोग अपना सी शार्प ही याद रखो बस, तुम लोगों को सीक्वल की साइड जाने की जरूरत नहीं है। डेपर क्या कह रहा है, डेपर कह रहा है कि सीक्वल को सीक्वल दो। ठीक है, तुम लोगों को अपना जो क्लास है ना लिंक क्यू का, वो अपने पास रखो, तुम लोगों को वो लिखने की जरूरत नहीं है। सीक्वल अगर सीक्वल चाहता है तो सीक्वल ही दो। क्यों, क्योंकि सीक्वल को सिर्फ सीक्वल चाहिए। अगर ईएफ कोर भी काम में लोगे तो भी ये सीक्वल में ही कन्वर्ट करेगा उस डेटा को। ठीक है, तो इन बिटवीन डेपर मच पॉपुलर हो गया। ठीक है, 2011 के बाद में डेपर जो है वो मच पॉपुलर हो गया। अब बात आती है कि ईएफ कोर वाले क्या कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इन्होंने कंपाइल्ड क्वेरीज नाम से एक चीज निकाली। उन्होंने कहा कि मैं जब कंपाइल करूंगा ना अपने प्रोजेक्ट को, फाइनली तुम लोग रन तो उसकी बात करोगे ना कंपाइल करने के बाद में ही। तो जब तुम लोग कंपाइल करोगे उस चीज को, तो कंपाइल्ड जो क्वेरीज है वो पहले ही सीक्वल बना लेंगी। अब तुम लोग जब रन करोगे उसको, तो सीक्वल को सीक्वल ही मिलेगा। तब डेपर फिर से कमजोर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, डेपर अभी भी स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, कहां पर, ये एसपी व्यूज और टेम्पलेट्स को डायरेक्ट रन कर सकता है, क्योंकि ये तो सीक्वल ही दे रहा है ना इसको। तो अगर ये सीक्वल दे रहा है तो ये एसपी व्यू टेम्पलेट जो है तुम लोग डायरेक्टली इससे कॉल कर सकते हो। तो हम लोग तीनों देखेंगे एक बार के लिए, ताकि हम लोगों को ये पता लग जाए कि कौन सा जो है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा जाता है कि विच वन इज बेटर। तो तुम लोगों को यहाँ पर आंसर जो है ये है कि जिसको अच्छा जो यूज कर सके वो बेटर होता है। ईएफ कोर को अगर तुम लोग अच्छा यूज करते हो तो ईएफ कोर बेटर है तुम्हारे लिए। ठीक है, एडी डॉट नेट के कंपैरिजन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें बॉयलर प्लेट कोड जो है ना वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो खुद को मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो तुम्हारे पास जो कंपटीशन है वो डेपर और ईएफ कोर के बीच में है। ठीक है, इंडियन कंपनियां आज भी एडी डॉट नेट के ऊपर हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुराना कोड जो है ना उनका एडी डॉट नेट के ऊपर ही है, तो वो एडी डॉट नेट ही प्रीफर करते हैं। और 40 40 45 45 साल जो है एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, तो उनको एडी डॉट नेट ही आता है, तो वो चाहते हैं कि एडी डॉट नेट से ही कन्वर्ट कर दिया जाए चीजों को। ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं होना चाहते ईएफ कोर और डेपर के अंदर। अब हम लोग अपने ईएफ कोर की पहले बार बात करते हैं कि ईएफ कोर में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लिखना है, अपनी क्लासेस लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद में ईएफ कोर के अंदर अपनी खुद की क्लास लिखनी है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसकी जो सेंट्रल क्लास होती है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट होती है। वो क्या करेगी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लेगी और उसके बाद में इस डेटाबेस की इस टेबल के साथ कनेक्ट कर देगी तुम लोगों को। ठीक है, दैट वन इज द डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। इस ईएफ कोर को हम लोग यूज कर रहे हैं, सारा काम कोड से ही करेंगे, तो कोड फर्स्ट अप्रोच हम लोग यूज में ले रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास डेटाबेस भी होगा तो भी हम लोग यहाँ पर डेटा ले आएंगे उसी कोड फर्स्ट से ही। समझ के चलना, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इजीली समझ जाओगे ये चीज। तो हम लोगों ने क्लास फाइल तो अपने पास लिख दी थी हम लोगों को। अब ये ईएफ कोर की सेंट्रल क्लास यूज करना है। वो सेंट्रल क्लास है तुम्हारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट। वो डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को यूज में लेनी है। वो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या करेगी, इस डेटाबेस के साथ तुम लोगों का कनेक्शन कर देगी। क्यों, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग क्या देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे। जैसे ही उसको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लेगा, सर्वर के साथ और डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लेगा। इन टेबलों से वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, मतलब तुम्हारे पास रिट्रीव कर सकता है डेटा को और मैनिपुलेट कर सकता है डेटा को। ठीक है, एंड लेकिन वो रीड क्या करेगा, वो रीड करेगा तुम्हारे पास जो क्लास में जो तुम्हारे पास लिंक क्यू है वो रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा सीक्वल के अंदर। तो तुम्हारे पास ये सारा काम किसका है, ओआरएम का है। यहाँ पर जो रखा हुआ ओआरएम है उसी का ये सारा का सारा काम है। अब हम लोगों को थोड़ा सा ओआरएम के बारे में पढ़ना है, ताकि तुम लोग ये डिटेल में समझ जाओ कि ओआरएम जो वो चीज क्या होती है। अब हमारे पास फर्स्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, हम लोग पढ़ रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डेटाबेस टेबल, यानी कि डेटाबेस एक एक्सटर्नल एंटिटी तुम्हारे पास है, और इधर तुम्हारे पास क्या है, दैट वन इज योर प्रोजेक्ट फाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट। दोनों को मैप करने के लिए बीच में मिडल मैन क्या है, ईएफ कोर। दोनों का कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्या है, ईएफ कोर। और ईएफ कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर जो है वो तुम्हारे पास क्या है, मैप करने का काम करता है। तुम्हारे पास मैप योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लाइक सी शार्प क्लासेस टू रिलेशनल डेटाबेस टेबल। सी शार्प क्लासेस को डेटाबेस टेबल के साथ मैप करने का जो काम करता है वो ओआरएम का होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, यानी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का होता है। तो जो हम लोग क्लासेस लिख रहे हैं वो एज इट इज तुम्हारे पास टेबल बन जाएंगी डेटाबेस के अंदर। यू राइट सी शार्प क्लासेस, ओआरएम कन्वर्ट देम इनटू सीक्वल टेबल। यू राइट लिंक यू और सी शार्प क्वेरीज,
ORM convert them SQL queries and execute them automatically। मतलब तुम लोग काम C# में ही करोगे, लेकिन जो ORM है बीच वाला, वो उसको SQL में बदलता रहेगा। SQL वाले डेटा को वो C# में बदलता रहेगा, क्योंकि SQL से भी तो डेटा निकालोगे, वो SQL की फॉर्म में ही आएगा। तो उसको C# में बदलने का काम किसका है? ORM का ही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ORM एग्जिस्ट क्यों करता है हम लोगों के पास? हमारे पास ORM जो है आया क्यों है? उसका रीजन तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है? क्योंकि C# क्लासेस अपने पास हैं, हमारे पास इधर है डेटाबेसेस, राइट? हम लोगों को C# में क्लासेस, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, रिलेशनशिप ये बनानी पड़ती हैं। हम लोगों ने बनाया भी, क्लासेस बनाया है, रिलेशनशिप बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बाद में हम लोग बनाएंगे, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्लास के अंदर लिखी है। डेटाबेस टेबल में इनका जो सिमिलर थिंक है वो क्या है? क्लास अगर है तो वो टेबल नेम होगा, प्रॉपर्टीज होगी वो कॉलम्स होंगे अपने पास, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होगा वो अपने पास रो होगी, यानी कि एक रिकॉर्ड होगा, रिलेशनशिप है यानी कि फॉरेन कीज और प्राइमरी कीज होंगी। ये तुम्हारे पास इनका रिलेशनशिप बताता है। अब ORM क्या क्या चीज कर सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है? जैसे मैप क्लासेस टू टेबल, जो C# क्लासेस तुम लोग लिख रहे हो उसको टेबल में जो है उसको मैप करेगा आपस में। जो तुम लोगों का सीक्वल बनेगा, यानी कि सीक्वल में जो टेबल बनेगी, उन टेबल को C# क्लासेस के साथ मैप करने का काम तुम्हारा ORM का है। तुम्हारे लिए सीक्वल फॉर द CRUD लिखेगा, मतलब अगर तुम लोग C# में कोई भी क्वेरी लिखते हो, लिंक क्यू लिखते हो, तो उसके लिए C# का लिंक क्यू में, सॉरी, C# को सीक्वल में चेंज करने का काम ORM का है। सेट जो भी आता है उसको C# में बदलने का काम ORM का है। मैनेज रिलेशनशिप, प्राइमरी की, फॉरेन की, या तुम्हारे पास मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, ये सारा चेंज, ये बदलने का काम, जो मैनेज रिलेशनशिप जो मैनेज करने का काम ORM का है। चेंज ट्रैकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, चेंज ट्रैकिंग। चेंज ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास जो भी तुम लोग डेटा डेटाबेस से निकालोगे वो ट्रैक होकर चलता है। मतलब हर एक रिकॉर्ड की एंट्री जो है वो तुम्हारे पास EF कोर के पास होती है, वो उसको ट्रैक करके चलता है। तो तुम लोग कहीं पर भी कोई भी आईडी को निकाल सकते हो इन मेमोरी में। मतलब डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है, जब तुम लोग उसको एप्लीकेशन रैम के अंदर लेकर आओगे डेटा को, तो फाइनली एप्लीकेशन रैम में आने के बाद में वो उसको ट्रैक करता रहता है, उस डेटा को। और जब वो ट्रैक करता रहता है तो तुम लोग कोई भी एंटिटी में कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं चेंज, ठीक है? कि किसी भी एंटिटी में पहले वाली वैल्यू से वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है, तो उसे हर एक वैल्यू को चेंज करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर चेंज ट्रेकर होता है। इसीलिए तुम्हारा आगे जाकर मैं एक स्कोप्ड लाइफ टाइम लिखूंगा, वो यहाँ पर ही है तुम्हारे पास। चेंज ट्रैकिंग, कीप ट्रैक ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, डिलीटेड ऑब्जेक्ट। डिलीट भी अगर तुमने किया तो भी उसको ट्रैक करेगा, मॉडिफाई किया तो भी ट्रैक करेगा, यानी अपडेट किया तो भी। और न्यू ऑब्जेक्ट अगर तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, न्यू टेबल बना रहे हो, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड बना रहे हो, उसके अंदर ऐड कर रहे हो, तो भी उसको ट्रैक करेगा ये, ठीक है? तो हर एक चीज को ट्रैक करता है। तो अगर ट्रैक करेगा तो डेफिनेटली स्लो रहेगा, ठीक है? लेकिन कब स्लो रहेगा ये चीज तुम लोगों को देखना है, क्योंकि अगर मैं मान लो एप्लीकेशन टाइम में हर चीज को ट्रैक करता जाऊंगा तो मैं उतना टाइम उसमें भी तो वेस्ट के टाइम, यहाँ पर तुम्हारे पास जो लेटेंसी होगी वो तुम लोगों को साफ साफ दिखेगी। नेक्स्ट आता है हैंडल ट्रांजेक्शन। ORM हैंडल भी करता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने जो है एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? मान लो UPI हम लोग यूज करते हैं, इधर से जो है ट्रांजेक्शन किया जाता है और उधर जो है तुम्हारे पास रिसीव किया जाता है पेमेंट। तो अगर मान लो तुम्हारे पास पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो वो ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाना चाहिए, यानी कि मेरे अकाउंट में दोबारा से मेरे पास रुपया आ जाना चाहिए। तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड होना चाहिए, राइट? मतलब अगर हम लोग मान लो 4 टेबल के अंदर एक साथ डेटा डाल रहे हैं और बीच में मान लो तुम्हारे पास इंटरनेट फ्लक्चुएट कर जाता है, तो 3 टेबलों में तो डेटा चला गया लेकिन 2 टेबलों में डेटा नहीं गया, तो वो क्या होना चाहिए? रोल बैक हो जाना चाहिए। उन तीनों टेबलों में जो डेटा गया ना वो भी डिलीट हो जाना चाहिए और दोबारा से इनिशिएट पोजीशन पर आ जाना चाहिए। दैट मीन्स ऑफ हैंडल ट्रांजेक्शन। डाटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, डेटा को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ORM इस चीज को भी मेंटेन करता है, ट्रांजेक्शन्स को। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर तुम लोगों को ये चाहिए कि भाई तुम लोग कंपाइल टाइम पर डेटाबेस बनाओ, तो भी तुम लोग पॉसिबल है कि तुम लोग कंपाइल टाइम पर डेटाबेस बना सकते हो वाया C# क्लासेस। तो ये भी तुम्हारे पास ORM का ही है। अगर हम लोग ORM यूज ना करें तो हम लोगों को बॉइलर प्लेट कोड कितना लिखना पड़ेगा वो देखो। अब मान लो हम लोग ORM जो है वो नहीं यूज करते हैं, तो तुम लोगों को इंसर्ट स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, एज, वैल्यूज। और पुराने टाइम में लोग ऐसा ही काम करते थे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। PHP में खासकर ये काम किया जाता था। ये सीक्वल इंजेक्शन के लिए खासकर जो है ना अटैक होता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वल इंजेक्शन अटैक।
टेक्स्ट बुक की डायरेक्ट वैल्यू जो है वो तुम्हारे डेटाबेस में जा रही है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम तुम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, पैरामीटर बनाना पड़ता है SQL में एडी डॉट नेट के अंदर, ठीक है। तो ये काम ऑटोमेटिकली ORM करता है अपना, ठीक है। तुम लोगों को यहाँ पर इंजेक्शन अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है पैरामीटर से रिलेटेड, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर ये मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ओपनिंग क्लोजिंग द कनेक्शन। तुम लोगों को अपना कनेक्शन जो है ना वो मैनेज करना पड़ेगा। ओपन उसे खुद करना पड़ेगा, क्लोज उसे खुद करना पड़ेगा। अगर क्लोज तुम लोगों ने नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि रिसोर्स जो है वो तुम्हारे पास मेमोरी में ही रह जाएगा और लीकी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ सकती है। लेकिन अगर ORM यूज करते हो तो वो ओपन भी करता है खुद ही कनेक्शन को और क्लोज भी कर देता है। एरर हैंडलिंग, तुम्हारे पास अगर कॉन्करेंसी से रिलेटेड एरर आते हैं तो भी तुम लोगों को मैनुअली हैंडल करने पड़ेंगे वाया ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी और पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी। EF कोर वो भी तुम लोग मेंटेन कर सकते हो इजीली विद लेस कोड। तो ORM जो है वो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें तुम लोगों को प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है तुम लोगों ने अगर ADO.NET यूज किया तो बहुत सारा कोड तुम लोगों को खुद को लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड दी कोड अगर तुम लोग ORM यूज करते हो तो लेस कोड तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। तुम लोगों को अगर एक स्टूडेंट डालना है तो सिंपल ये लिख दो, ये अपने आप ही पीछे से कॉन्करेंसी में इसमें तुम लोगों का यहाँ पर SQL इंजेक्शन अटैक जो है हैंडल करेगा। सिर्फ कोड इतना लिखना है तुम लोगों को, एक ऑब्जेक्ट बनाना है तुम लोगों का, प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है एंड फाइनली तुम लोगों को कंटेक्स्ट की हेल्प से स्टूडेंट ऐड कर देना। ये मैं बताऊंगा अभी। तो इतना सा लिखना है तुम लोगों को, यहाँ पर कोई भी SQL इंजेक्शन अटैक तुम्हारे पास यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर यूज करता है। तो तुम लोग ये स्टेटमेंट लिखोगे तो आउटपुट विंडो के अंदर तुम लोग देखोगे तो वहां पर तुम लोगों को पैरामीटर लिखा हुआ मिलेगा, P0 P1 P2 इस तरीके से मिलेगा जितने भी पैरामीटर्स होंगे। तो ORM जो है वो तुम्हारे पास ओपन करता है, क्लोज करता है, प्रिवेंट करता है SQL इंजेक्शन अटैक से, इंसर्टिंग रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। बहुत सारे काम ये ऑटोमेटेड कर देता है। तो तुम लोगों को जरूरत ही नहीं होती कि हम लोग ORM ना यूज करें। उसके पीछे का कारण तुम्हारे पास नहीं है कि हम लोग ORM जो है वो यूज ना करें। ORM को यूज करना जो है वो तुम्हारे लिए मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है ORM के बेनिफिट्स अगर हम लोग यूज करना चाहें तो। सबसे पहले है अपने पास फास्टर डेवलपमेंट। अजय, अपने पास यहाँ पर है बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन ORM। अगर हम लोग, हाँ ओंकर, सर ये और ORM जो है कंसेप्ट अभी आया है क्या, मतलब लाइक पहले तो नहीं था ना? नहीं पहले भी था ORM, तो एंटिटी फ्रेमवर्क तो था ही, अब उसको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बदल दिया गया ना बस। ये तो शुरू से ही है, 3.5 से ही है अपने पास ये। अच्छा। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ऑब्जेक्ट मतलब जो अपने पास जो क्लास फाइल होती है वो, और उसको मैप करने का मतलब उस टेबल से मैप करने का एक तुम्हारे पास ये होता है, ORM होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है, ये मैप करने का काम करता है दोनों को, एक मिडल मैन की तरह काम करता है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट फाइल के बीच में और तुम्हारी टेबलों के बीच में। तो ये पहले भी था, पहले EF था और अभी EF कोर है। तो लास्ट जो वर्जन था इसका EF कोर 6 था, सॉरी EF जो था वो 6 तक था। उसके बाद में EF कोर में बदल दिया जब उन्होंने .NET कोर को इंट्रोड्यूस किया, तो ये भी EF कोर ही हो गया उस टाइम में, ठीक है। ये 3.5 से ही स्टार्ट हो गया था। लिंक्यू तुम्हारा 2008 में आ गया था, ठीक है। लिंक्यू जो क्वेरीज हम लोग लिखेंगे ना अभी, वो तुम्हारा 2008 में आ गया था। अभी अपने पास ORM के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, फास्टर डेवलपमेंट है, तुम लोगों को लेस कोड लिखना पड़ता है। डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, मतलब हम लोग किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं EF कोर के साथ। जैसे कि तुम लोगों को अगर SQL से पोस्टग्री में जाना है तो स्विच कर सकते हो, MySQL में जाना है तो स्विच कर सकते हो। तो तुम्हारे पास बेनिफिट है यहाँ पर। बेटर मेंटेनेबिलिटी है, क्लीन कोड लिखता है, कम कोड लिखता है तो तुम लोगों का मैनेज करना उसे उतना ही आसान हो जाएगा। टाइप सेफ्टी है तुम्हारे पास, तुम लोगों का इजीली जो एरर होते हैं वो ट्रैक किए जा सकते हैं इसके अंदर। प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है क्योंकि कम कोड लिखना पड़ता है, जल्दी लिख दोगे तो तुम लोग लिंक्यू की हेल्प से 10x फास्टर जो कोड है ना वो राइट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि पुराना जो कोड है वो तुम्हारे पास उसमें SP वगैरह हैं, यानी स्टोर्ड प्रोसीजर, व्यूज, ट्रिगर्स ये सारे हैं, तो वो इसके साथ काम नहीं करता। तो तुम लोग ये कहोगे कि ये थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो तुम्हारे पास ये जो एडवांस प्रॉब्लम्स है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आर हार्ड, जैसे कि SQL फीचर्स, CTE, विंडोज फंक्शन, ये इसमें नहीं काम करते। इसमें डायरेक्ट क्वेरीज के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन इसमें कंपाइल्ड क्वेरीज आ गया है तो तुम लोग ये नहीं कहोगे। अब ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कंपाइल्ड क्वेरीज। कंपाइल्ड क्वेरीज जो है ना अभी बाद में अपडेट किया है मैंने, ठीक है। तो इसमें ये जो है तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, पहले क्या होता था
रो सीक्वल जो होता है, क्योंकि सीक्वल को सीक्वल ही चाहिए, उसको लिंक क्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे माई सीक्वल हो, पोस्टग्रीज हो, उनको अपना स्ट्रक्चर चाहिए, उनको अपनी लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। उनको लिंक क्यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसको ईएफ कोर से भी कोई मतलब नहीं है, इफ कोर क्या दे रहा है उसको। अगर उसको लिंक क्यू मिला, सॉरी उसको सीक्वल मिला, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर उसको सीक्वल नहीं दोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस ओवरहेड यहाँ पर देखने को मिलती है किसमें, ईएफ कोर के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, पहले तुम लोग सी शार्प की क्वेरी लिखोगे, उसको फिर सीक्वल में बदलेगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वल को समझाने के लिए सीक्वल ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो ओवरहेड दे देता है, क्योंकि तुम लोगों का डिले लगता है ना कन्वर्ट करने में। लेकिन यहाँ पर फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कंपाइल्ड क्वेरीज, कि जब तुम लोग कंपाइल कर लोगे ना अपने प्रोजेक्ट को, तो तुम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा तुम लोगों को, कंपाइल्ड कोड ही मिलेगा, मतलब सीक्वल ही मिल जाएगा। तो तुम डायरेक्ट उसको सीक्वल दे दो ना, तो तुम्हारे पास ओवरहेड की प्रॉब्लम रिमूव हो चुकी है। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग अब ये बचा हुआ है, और ये जरूरी भी है। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर कोई रिकॉर्ड निकालता है, जैसे मान लो इसने 1000 रिकॉर्ड जो है ना वो डेटाबेस से निकाले, 1000 रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाले, तो 1000 रिकॉर्ड को अगर तुम लोगों ने एज नो ट्रैकिंग लिखी हुई है वहां पर, सॉरी, तब तो ये क्या करेगा, एज नो ट्रैकिंग में ट्रैक नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने ये लिखना भूल गए तुम लोग, तो ये ट्रैक करेगा वो उन 1000 रिकॉर्ड्स को, उन 1000 रिकॉर्ड की एंट्री रखेगा अपने पास इन मेमोरी के अंदर। तो एप्लीकेशन रैम के अंदर हमेशा जो है वो तुम्हारे पास क्या चलती रहेगी, एक्टिविटी चलती रहेगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग जो है अपने पास चलती है इसके अंदर, ठीक है। तो चेंज ट्रैकिंग जो है वो इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये नहीं कहेंगे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे पास इन द केस ऑफ, तुम लोग ये बोल सकते हो कि जो टाइमिंग है, जो डिले है या लेटेंसी है, या तुम्हारे पास रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, वो चलता रहेगा। तो थोड़ा सा लैग करता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है मैपिंग एंड कैशिंग कंज्यूम रिसोर्सेज। जैसे मैंने बोला, मैप करना या कैश करना तुम्हारे पास रिसोर्सेज, उसमें तुम्हारे पास इसमें कंज्यूम करता है रिसोर्सेज को, तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, डिसएडवांटेज है ओआरएम का। अब हम लोगों को यहाँ पर सेंट्रल क्लास पढ़नी है तुम्हारे पास, डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो हम लोग अब क्रिएट करते हैं। ओआरएम सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओआरएम को यूज कैसे करते हैं, ओआरएम को यूज करने के लिए हम लोगों को डीबी कंटेक्स्ट यूज करना पड़ता है, और वो डीबी कंटेक्स्ट होती है सेंट्रल क्लास ऑफ ईएफ कोर। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग एक डेटा एक्सेस लेयर के लिए डेटा डायरेक्टरी बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग एक अपनी क्लास बनाते हैं, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस, मैंने अपनी एक क्लास बनाई यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं अगर इस क्लास को इनहेरिट कर दूं किससे, तुम्हारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है, ये तुम्हारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में है। ये ही वो सेंट्रल क्लास है जो कि तुम लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, किससे, तुम्हारे जो एक्चुअल तो जो तुम्हारा सी शार्प कोड है, यानी कि दैट वन इज माई सी शार्प कोड, उसको किससे कनेक्ट कर देगी, ये डेटाबेस टेबल से कनेक्ट कर देगी। दैट वन क्लास, यही क्लास है। इसी क्लास के अंदर तुम्हारे पास होता है कनेक्शन को ओपन करना, कनेक्शन को क्लोज करना, कनेक्शन को मैनेज करना, मैनेजर भी इसी में होता है, ट्रांजेक्शन को हैंडल करना, टेबल्स बनाना, सब कुछ इसी क्लास के अंदर तुम्हारे पास होता है, क्योंकि ये सेंट्रल क्लास है तुम्हारे पास, ठीक है। और ये किसमें मिलती है तुम लोगों को, न्यूगेट पैकेज तुम लोगों को यूज करना पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अभी जो हम लोग टीएफएम यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए वो है 9.0, तो तुम लोगों को हाईएस्ट जो पैकेज है 9.0 का वो यूज करना पड़ेगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का। अपने पास जो है वो 9.0.16 है अभी फिलहाल। तो अगर अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे ना, इसमें कंट्रोल डॉट यूज करना है तुम लोगों को। कंट्रोल डॉट करोगे तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन मेन्यू जो है ना वो ओपन हो जाएगा, और इसमें कंटेक्स्ट मेन्यू बोल सकते हो। इसमें तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि जो तुम्हारा टीएफएम है, टारगेट फ्रेमवर्क जो है वो 9.0 का है, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 10.0 फ्रेमवर्क चल रहा है। तो ये क्या करेगा, 10.0 के वाले इंस्टॉल कर देगा, जबकि तुम्हारा जो टीएफएम है वो तो 9.0 का है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर से हम लोगों को वो चीज इंस्टॉल करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अब हम लोगों को अपना टीएफएम के बेसिस पर ही यहाँ पर जो पैकेजेस होंगे उनके जो वर्जन है वो हम लोगों को सेलेक्ट करने हैं। नाउ अपने पास यहाँ पर आया माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर, हम लोगों को चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सिर्फ, ठीक है। तो हम लोगों को जो, देखो लेटेस्ट स्टेबल जो वर्जन है वो 10.0.8 है, हम लोगों को चाहिए वो 9.0.16 है, ठीक है। तो हम लोगों को ये पैकेज चाहिए, तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
SQL सर्वर करोगे तो SQL सर्वर भी आ जाएगा और एंटिटी फ्रेमवर्क और भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं लेकिन मैं SQL सर्वर ही यूज करूं, राइट। मैं MySQL भी यूज कर सकता हूँ, SQLite भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क और सभी सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट में SQL सर्वर ही यूज करके चलेंगे। तो हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो है इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग इस क्लास पर यूज करते हैं फिर से कंट्रोल डॉट। जैसे ही कंट्रोल डॉट करेंगे तो यहाँ पर नेम स्पेस नेम आ जाएगा इसका माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंड फाइनली हम लोगों ने ये यूज कर लिया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी इसको प्रोवाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा ना तो मेरे पास सबसे पहले यही फाइल चलती है बस, और कोई फाइल नहीं चलती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पर दो ही चीजें अपने पास मेंशन होती हैं। एक तो होती है अपने पास सर्विसेज जो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, एक अपने पास यहाँ पर होता है मिडलवेयर जो हम लोग इन बिटवीन मेंशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मिडलवेयर और सर्विसेज आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं। इन बिटवीन हम लोग सर्विसेज लिखते हैं और इन बिटवीन अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, मिडलवेयर्स लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी कोई भी चीजें तुम्हारे पास हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फाइल कॉल हो सकती है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई भी फाइल तुम्हारे पास यहाँ पर मेंशन ही नहीं है ऐसी, तो यहाँ पर ये फाइल कॉल नहीं हो सकती। तो फिर ये फाइल कॉल कैसे होगी ये बाद में देखेंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डीबी कंटेक्स्ट करता क्या क्या चीज, ठीक है। ये कनेक्शन को ओपन करने का काम, क्लोज करने का काम, ठीक है, ट्रांजेक्शन हैंडल करने का काम, चेंज ट्रैकिंग करने का काम, ये सारा इसी का है। टेबल बनाने का काम सब इसी का है तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इस डीबी कंटेक्स्ट को क्या दे दूं, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दूं, अगर मैं इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे दूं तो ये क्या करेगा, उस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके तुम्हारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सर्वर के साथ कनेक्ट, क्योंकि उसमें सर्वर का नेम है और तुम्हारे डेटाबेस का नेम है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो उसमें तुम्हारे पास सर्वर का नेम है और तुम्हारे पास डेटाबेस का नेम है, राइट। और कनेक्शन स्ट्रिंग में साफ साफ मेंशन है तुम्हारे पास सिक्योरिटी एंड तुम्हारे पास जो कमांड्स हैं, जो इवेंट है, दैट वन इज मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट, वो भी ट्रू है। तो ये क्या करेगा, एक्टिव कर देगा उन सभी चीजों के लिए। लेकिन इसको कनेक्शन स्ट्रिंग तो देना पड़ेगा ना एटलीस्ट हम लोगों को। तो हम लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में डीबी कॉन्टेक्स्ट को कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, लेकिन कैसे दें वो प्रॉब्लम आती है अब, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हम लोगों ने इसका यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर तुम लोगों को पता है कि क्लास नेम ही तुम्हारे पास यहाँ पर मेथड नेम हो तो तुम्हारे पास उसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर उसका एक्सेस स्पेसिफायर तुम्हारे पास क्या है, दैट वन इज पब्लिक। तो ये बाहर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर, अभी आगे से तुम लोगों से सवाल पूछूंगा एक। नेक्स्ट तुम्हारे पास यहाँ पर आता है, देखो, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर। ये डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन क्या चीज है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कोलन बेस, और यही ऑप्शन जो डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन है यही तुम्हारे पास यहाँ पर पुट किया गया है। तो अगर मान लो, मैं गैस करके चलता हूं, मान लो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का, राइट। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम लोग एल्गो लिखते हैं पहले। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, और जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो पैरामीटर में मैं क्या यूज कर देता हूं, वो डीबी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो इसमें डाल देता हूं मैं, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड यहां पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देता हूं। तो अगर मैंने यहां पर जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसी की कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने वहां पर डाल दी, पुट कर दी। तो ये क्या करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को इसमें असाइन कर देगा ऑप्शंस के अंदर। एंड यही ऑप्शन तुम्हारे पास बेस में जा रहा है, बेस का मतलब तुम्हारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट में। तो अपने पास ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब है जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो ये तो यूज कर ही सकता है डीबी कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ये सारे अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज लिख सकता है, या इसमें जो चीजें तुम्हारे पास वर्चुअली हैं वो उनको ओवरराइड कर सकता है ये क्लास, राइट। नाउ अगर मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग उसको दूंगा तो ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, और यही जो है बेस क्लास में गया है, मतलब इसके कंस्ट्रक्टर में गया है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर यानी डीबी कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर में। और यहाँ पर जैसे उसको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी इसको, तो ये कनेक्ट कर देगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कब, इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा कब और कैसे बनेगा। मान लो हम लोग सबसे पहले जो हमारा यूजर है, जो हमारा एंड यूजर है, जो हमारी वेबसाइट को सर्व करता है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना प्रोजेक्ट मान लो डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने का मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ब्राउजर जो यूज कर रहा है वो क्लाइंट होता है। वो क्लाइंट जब तुम्हारा यूआरएल टाइप करेगा अपने उसके अंदर, यूआरएल के अंदर, ब्राउजर के यूआरएल में जब तुम्हारे पास टाइप करेगा, और यूआरएल क्या होगा बाय डिफॉल्ट, दैट वन
या वो कोई स्पेसिफिक पाथ पे भी जा सकता है, राइट। वो जब टाइप करेगा तो मान लो हम लोगों का वो क्या टाइप करता है, वो होम कंट्रोलर ही टाइप करता है या बेस पाथ ही कॉल करता है। तो होम यहाँ पर कॉल होगा, जब होम कंट्रोलर कॉल होगा तो तुम्हारा उसका कंस्ट्रक्टर भी बन जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो क्यों ना हम लोग एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना ले, ठीक है। तो मान लो हम लोग एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं। क्योंकि मैंने तुम लोगों को एक बात कही थी कि अगर हम लोग यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट जो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बना ले, ठीक है, तो हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम लोग इसमें पास कर देते हैं, दैट मीन्स ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग। इसमें अगर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पास कर दें तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये कॉल होगा तुम्हारे पास वाया क्लाइंट कॉल, क्लाइंट कॉल करेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग किसको मिल जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के यहाँ पर असाइन हो जाएगा, यहाँ पर असाइन होने का मतलब इसको मिल गया, और इसको मिलते ही ये कनेक्शन रेडी कर देगा, उसके लिए कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कनेक्शन रेडी कर लें तो, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक एरर दे रहा है, ठीक है। एरर क्या दे रहा है कि हम लोग इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्प्टी कंस्ट्रक्टर अपने पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दे दे तो लिख सकते हैं क्या, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हट जाएगा 2 मिनट में, ये हट गया, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोगों ने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दे दिया। लेकिन हम लोगों को एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाना ही नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या देना है, डायरेक्टली मैं क्या दे दूं, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब ये क्या है, ये तुम्हारे पास होता है एक डेलीगेट, इसको हम लोग बोलते हैं डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर। तो हम लोग यहाँ पर क्या दें इसको, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, ठीक है। अब बिल्डर जो है तुम्हारे पास यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर सकता है, ये बिल्डर जो है सीक्वल कनेक्शन यूज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्डर। अब यूज सीक्वल सर्वर लिखूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन यूज सीक्वल सर्वर लिखने के लिए तुम लोगों को एक न्यूगेट पैकेज चाहिए सीक्वल सर्वर का। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग, अब देखो ये तुम्हारे पास डेलीगेट क्या है, हम लोग अगर यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इस ये बिल्डर जो है वो तुम्हारे पास डेलीगेट यूज करता है, इसका मतलब रन टाइम के ऊपर जो तुम लोग इसे प्रोवाइड करोगे, जो मेथड इसको दोगे, जो जिस मेथड की डेफिनेशन तुम लोग इसे दोगे, यानी कि एड्रेस जो तुम लोग दोगे उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सीक्वल लिखेंगे तो सीक्वल के साथ कनेक्ट हो जाएगा रन टाइम के ऊपर, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर इसको ये दे रहे हैं कि भाई मैं माई सीक्वल दे दूंगा तो माई सीक्वल के साथ, सीक्वल लाइट दूंगा तो सीक्वल लाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग सीक्वल सर्वर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो सीक्वल सर्वर का जो इंस्टेंस है या न्यूगेट पैकेज है वो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सीक्वल सर्वर, ये इंस्टॉल करना हम लोगों को, हम लोग ये यूज कर लेते हैं। एंड हम लोगों ने मान लो ये इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तुम्हारे पास हुआ नहीं, हाँ अमरीश। सर ये जैसे हम बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसी की क्लास है यूज सीक्वल करके, हाँ तो हाँ। फिर भी उसके लिए हमें ये न्यूगेट पैकेज क्यों डालना पड़ रहा है? मतलब हम इस जब हम इसकी मेन क्लास में भाई एक्सेस कर पा रहे हैं तो इसके मेथड को। कौन से क्लास में एल है, सर जो मेन बिल्डर का क्लास अभी कौन आपने सी है बनाया, इसकी, बिल्डर क्लास जो बनाई। यूज सीक्वल सर्वर जो है तुम्हारे पास उसी के अंदर है ना, यही तो वो होता है। डेलीगेट क्या होता है फिर, डेलीगेट क्या होता है अमरीश। डेलीगेट फंक्शन पॉइंटर है सर, हाँ जो फंक्शन किसी पॉइंटर फंक्शन है का तो एड्रेस रखता है हम अपने पास। लोग, हाँ तो हम लोग किसी का भी एड्रेस दे सकते हैं उसको, सीक्वल सर्वर में अगर पैकेज के अंदर वो तुम्हारे पास कनेक्टर है तो हम लोग उसी का देंगे ना उसको। सर मतलब अगर मैं हमारे पास सीक्वल जैसे लाइट का है जनरल तो चीज सीक्वल सोच लाइट रहा का हूँ, देंगे। जैसे मैं हम्म। जनरल चीज सोच रहा हूँ, जैसे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास के अंदर मैंने मेथड बनाए, तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ना और ना ना ना, बिल्डर। वो नहीं है, वो नहीं है कि भाई इस क्लास का है तो इसी क्लास का मेथड होगा वो। ये डेलीगेट है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ये डेलीगेट है। डेलीगेट का मतलब कि हम लोग कोई भी मेथड डेफिनेशन दे सकते हैं इसको, इसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम लोग सीक्वल सर्वर के साथ है तो सीक्वल सर्वर का हुक दे दो इसको, तो सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर तुम लोग यहाँ पर दिखाऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस खाली सिर्फ, ठीक है। ठीक है अभी ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पर है डॉट यूज सीक्वल सर्वर,
एंड यहाँ पर हम लोग उसको क्या दे देते हैं, अब कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है देखो यहाँ पर भी ये नाम लिखा हुआ है साफ साफ, एक्शन। एक्शन एक डेलीगेट ही होता है यहाँ पर। ठीक है, और उसके पास यहाँ पर कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, SQL सर्वर डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर। ठीक है, ये डीबी कंटेक्स्ट SQL सर्वर ऑप्शन बिल्डर का तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन बिल्डर है, जिसमें SQL सर्वर से रिलेटेड तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आएंगी कि मैक्स रिट्राई काउंट कितना करना है तुम लोगों को, अनेबल रिट्राई करना है या नहीं करना है, वो SQL सर्वर से आएगी तुम्हारे पास रिलेटेड। नेक्स्ट ओवरलोड, अगर हम लोग यूज SQL सर्वर का देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कनेक्शन स्ट्रिंग दे दो, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे दो, और ऑप्शन भी तुम लोग SQL सर्वर के डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर भी यूज कर सकते हो, ये एक्शन डेलीगेट। तो स्ट्रिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं अपन यहाँ पर एक बार के लिए। ठीक है, अब कनेक्शन स्ट्रिंग अपने पास किस में है, यहाँ पर है ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन के अंदर। ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, तो हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे, प्राइवेट। अब मैं ये क्या यूज कर रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पर ये चीज यूज करूंगा, मैं यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं क्यों नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि मेरा टॉपिक ही नहीं है। मुझे यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है स्ट्रिंग में, तो मैं एक बार के लिए यहाँ से पिक करता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉपी, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं, ये है DI, और मैं DI को अलग से ट्रीट करना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग मान लो अब, क्योंकि ये हम लोगों ने ऐसे क्रिएट किया है, तो तुम लोग मान लो ये हम लोगों ने वर्बैटिम लिटर लगा देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज, मान लो तुम लोगों ने ये लिखा है। ठीक है, तो हम लोगों के SQL सर्वर के पास क्या गया, अपने पास बिल्डर के पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, बस वर्बली बता रहा हूँ तुम लोगों को ऐसा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, तो ये बिल्डर का जो ऑप्शन है ना, वो मैं पास कर देता हूँ इसके अंदर, बिल्डर डॉट ऑप्शन। नाउ फाइनली अपने पास ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग इसके पास है बिल्डर के पास, एंड उसके जो ऑप्शंस है वो हम लोगों ने यहाँ पर पास करी दी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑप्शंस इसमें आएगा, यहाँ पर ये इसके पास चला जाएगा, और कनेक्शन इज ओके। लेकिन एक बात समझो तुम लोग यहाँ पर, अगर मैं ये काम हर जगह करता गया, कौन सा वाला काम, ये वाला काम मैं हर जगह करता गया, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, ये हर बार मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर 50,000 यूजर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर बार इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, यहाँ पर न्यू डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, न्यू डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, न्यू डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, ये हमेशा बनाएगा इसका डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर का। बनाएगा या नहीं बनाएगा, तुम्हारे पास न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जितनी रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार ये न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर रमेश नाम से 1000 बंदे आते हैं, मुकेश नाम से 200 यूजर आते हैं, तो ऐसे करके तुम्हारे पास 50,000 यूजर आते हैं। तो 50,000 यूजर को थ्रेड असाइन होती है थ्रेड पूल में से, और तुम लोगों के पास ये कॉल होता है होम कंट्रोलर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर ये हमेशा बनेगा न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और 50,000 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तुम्हारी रैम के अंदर। अब जीसी की प्रॉब्लम क्या है, गार्बेज कलेक्टर की, कि जब इनका काम पूरा हो गया तो बेचारा वही तो साफ करेगा ना इनको मेमोरी से, तो उसके पास प्रेशर बढ़ेगा, और वो जब क्लीन करने आएगा ना, वो तभी क्लीन करता है तुम्हारे पास जब एप्लीकेशन आइडियल मोड में हो। और मान लो आइडियल मोड में नहीं रही तब, या तुम्हारे पास रैम ज्यादा फील हो गई हो, तब वो आता है। तो उसके सर्टेन कंडीशंस होती हैं जीसी को जब क्लीन करता है तो अगर मान लो वो साथ साथ में करना चाह रहा है, तो तुम्हारी एप्लीकेशन उतनी स्लो करती जाएगी, क्योंकि वो भी तो बैकग्राउंड में काम कर रहा है ना वर्क स्टेशन के अंदर, तो तुम्हारे पास एप्लीकेशन स्लो होती जाएगी। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम, हम लोग इसको क्या कैसे सोल्व करें फिर, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा। और मान लो किसी यूजर ने इंडेक्स पे क्लिक किया, फिर प्राइवेसी पे क्लिक किया, प्राइवेसी पे क्लिक करेगा या इंडेक्स से प्राइवेसी पे जाएगा, तो भी नया ऑब्जेक्ट बनाएगा होम कंट्रोलर का, क्योंकि हर एक मेथड के लिए बनाएगा। और मान लो तुम्हारे पास इसमें 10 मेथड को हर एक बंदा जो है ना वो एक्सेस कर रहा है, तो उतनी बार ही तुम्हारे पास ये एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बनती जाएगी अब तुम्हारे लिए, क्योंकि उतने ही ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास रैम में फिल होते जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, क्या सॉल्यूशन निकालें। नाउ हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है DI, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद देयर लाइफ। उसके जो लाइफ टाइम्स है वो हमारे पास यहाँ पर काम आते हैं। कैसे हम लोग DI को काम में लेंगे, अब यहाँ पर तुम लोगों को DI समझना है कि ये चीज तो हम लोग नहीं करेंगे। ये जो न्यू न्यू करके तुम लोग बनाते हो ना हर जगह ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का, वो तुम लोगों को अब नहीं यूज में लेना। ठीक है, वो कैंसिल कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा या तो फैक्ट्री से बनाना है, या तुम लोगों को DI से, जो मैं DI अभी बता रहा हूँ एक बार के लिए, कंप्लीटली DI नहीं बताऊंगा, एक बार के लिए बस वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो DI की हेल्प से बनाएंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। सो नाउ प्रोग्राम डॉट CS में चलते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं बिल्डर डॉट
services dot add db context, this one। अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं db context pool इंस्टेड ऑफ add db context। दो चीजें होती है तुम्हारे पास यहाँ पर, डॉट add db context और एक होता है तुम्हारे पास add db context pool, add db context pool। ये दो चीजें हैं, db context pool, ठीक है। एक db context फैक्ट्री, अभी db context फैक्ट्री कब काम आएगा वो बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हारे पास दो चीजें हैं, add db context and add db context pool। अब ये देखो तुम्हारे पास, ये तभी समझ पाओगे जब तुम लोग यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट को समझ पाओगे। तो हम लोग अब डीबी कंटेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग का जो फेज है तुम्हारे पास, थोड़ा हो सकता है मैं लेंदी बताऊं, लेकिन एक बार के लिए समझ जाओगे तो, क्योंकि दो ही चीजें तुम्हारे पास, डीआई और मिडलवेयर, ये समझ जाओगे तो तुम लोग जो एप्लीकेशन कोर है उसका पार्ट समझ जाओगे, ठीक है। तो अपन अभी डीबी कॉन्टेक्स्ट की ओर है। डीबी कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में करता क्या क्या चीजें हैं वो देखो, अपने आप ही मैनेज करता है। तो हम लोग पूल कब यूज करेंगे और तुम्हारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट कब यूज करेंगे, उसमें तुम्हारे पास एक कैच है। ये डीबी कंटेक्स्ट तुम्हारे पास सेंट्रल क्लास होती है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन योर सी शार्प एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। ये बीच में तुम्हारे पास काम करती है, तुम्हारी एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। जैसा कि मेरे को ओंकर ने पूछा था, ये तुम्हारे पास ब्रिज का काम करती है बीच में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो चेक करते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन बनाना, ये खुद बनाता है कनेक्शन। मैपिंग, टेबल की डेटाबेस के साथ, टेबल के साथ मैपिंग करने का, सी शार्प ऑब्जेक्ट का टेबल के साथ, सी शार्प की प्रॉपर्टीज यानी क्लास की प्रॉपर्टीज का कॉलम के साथ, टेबल कॉलम्स के साथ, रिलेशनशिप यानी कि मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, उधर पर प्राइमरी की, फॉरेन की, ज्वाइनिंग, ये सारा काम करता है कौन, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ट्रैकिंग चेंजेस, कि तुम लोगों ने कौन से डेटा जो है डेटाबेस से निकाले और कितने डेटा जो है ना ट्रैक करके निकाले हैं। बाय डिफॉल्ट अगर एज नो ट्रैकिंग नहीं लिखोगे तो सारे डेटा को ट्रैक करेगा। जनरेटिंग सीक्वल क्वेरीज, जो सी शार्प जो क्लास तुम लोग लिखोगे उसको सीक्वल क्वेरीज में बदलेगा। एग्जीक्यूटिंग CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस करेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। अप्लाइंग माइग्रेशंस, कंपाइल टाइम पे माइग्रेशंस का काम करेगा। मैनेजिंग डेटाबेस ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन जो मैंने बोला कि भाई 4-5 टेबलों में एक साथ अगर तुम लोगों को डेटा हैंडलिंग करना है तो एक साथ करेगा वाया डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो कितने काम तुम्हारे पास यहाँ पर कर रहा है ये अकेले। तो अगर मैं ये बात बोलूं तुम्हारे पास कि ये जो है मैनेज कर रहा है तुम्हारे पास क्वेरीज को, ट्रैक कर रहा है क्वेरीज को, तो इसका कुछ ना कुछ तो सेटिंग्स इसके अंदर है, डीबी कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, राइट। जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं डीबी कंटेक्स्ट का, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तो सेट करता ही है बेसिकली, राइट। अपनी कुछ तो प्रॉपर्टी सेट करेगा ही। तो हम लोग ये मानते हैं कि मान लो कनेक्शन को ओपन करना, क्लोज करना, मैनेज करना, चेंज टेकर करना, ये सारा काम ये कर रहा है, डीबी कंटेक्स्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई अलग से वेरिएबल नहीं बना रहे। यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल नहीं बना रहा, ठीक है। मैं कोई एक्स्ट्रा मैं कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं बना रहा। किसके अंदर, इस एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। तब यूज करोगे, पूल यूज करोगे, दिस वन इज योर। तब यहाँ पर क्या यूज करोगे, ऐड डीबी कंटेक्स्ट पूल, ठीक है। ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट पूल। 2 मिनट रुकना, लाइट में फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी में। हेलो।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। यस। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं builder डॉट सर्विस डॉट एड डीबी कंटेक्स्ट पूल। मैंने तुम लोगों को ये बोला कि डीबी कंटेक्स्ट पूल, जहां पर भी तुम लोगों के पास पूल ऐड हो ना, वर्ड पूल, पूल का मतलब क्या होता है, तुम लोगों का सेम चीज दोबारा से रीयूज करना। जैसे कि मैंने बोला थ्रेड पूल, राइट? तो अभी सिनेरियो में तुम्हारे पास क्या चल रहा है, थ्रेड पूल चल रहा है। पूल का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, रीयूज करना उसी चीज को। तो अगर तुम्हारे पास कनेक्शन होता है, जैसे मान लो रमेश ने सबसे पहले यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है, डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो रमेश का अगर काम पूरा हो चुका है तो वो क्या करेगा, उसी कनेक्शन को पूल में डाल देगा और रीयूज कर लेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे सेम कनेक्शन को दोबारा से रीयूज करना वाया ऐड डीबी कंटेक्स्ट पूल। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों ने यहाँ पर ऐड डीबी कंटेक्स्ट पूल काम में लिया और यहाँ पर तुम लोगों ने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे एग्जांपल प्राइवेट इंटीजर ए, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी बना लो मान लो। तो तुम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हो, जैसे कि अगर ये तुम लोगों ने डीबी कंटेक्स्ट पूल यहाँ पर काम में लिया प्रोग्राम डॉट सी एस में, तो ये क्या करेगा, रमेश नाम से जो व्यक्ति है उसने तुम्हारे पास यहाँ पर क्या लिया, इस कनेक्शन को काम में लिया, डीबी कंटेक्स्ट को काम में लिया, डेटा को एक्सेस किया और उसके बाद में वो बाहर चला गया, तो उसका कनेक्शन जो है फ्री हो जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी कि जो डीबी कंटेक्स्ट की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको रीसेट कर देगा और दोबारा जो कनेक्शन है उसको दोबारा से डीबी कंटेक्स्ट पूल में डाल देगा। लेकिन ये रीसेट नहीं करेगा ये। अगर ये रीसेट नहीं करेगा और नेक्स्ट तुम्हारे पास सुरेश आता है, तो ये बाकी सारी की चीजें तुम्हारे पास कनेक्शन में रीसेट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो तुम लोगों ने स्टेट वेरिएबल बना रखे हैं वो कभी भी रीसेट नहीं होंगे। अगर वो रीसेट नहीं हुए तो सुरेश को तुम लोगों की आईडी जो है ना वो पास हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर तुम लोगों ने कोई चीज लिख रखी है एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में या डीबी कंटेक्स्ट में कोई भी चीज लिख रखी है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी डीबी कंटेक्स्ट पूल के केस में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो बेस्ट अप्रोचेस तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आती है, बेस्ट प्रैक्टिस में तुम्हारे पास क्या आता है कि यहाँ पर हम लोग डीबी कंटेक्स्ट पूल यूज में लेके चलें। क्यों? क्योंकि सेम कनेक्शन को रीयूज कर लेगा ये, मल्टीपल कनेक्शन तुम्हारे पास सीक्वल के साथ नहीं बनाएगा ये। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और कनेक्शन मल्टीपल नहीं होंगे तो डाटाबेस ज्यादा परेशान नहीं होगा बार बार में कनेक्शन को बनाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम में लेंगे, ऐसे ऐड डीबी कंटेक्स्ट इंस्टेड ऑफ ऐड डीबी कंटेक्स्ट जो है तुम लोग यहाँ पर काम में लोगे ऐड डीबी कंटेक्स्ट पूल, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होता है अपनी फाइल का नाम, यानी कि क्लास फाइल का नाम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अभी मैं बताता हूँ पूरा। मान लो मैंने इतना लिखा ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट पूल एंड इसमें हम लोगों ने लिखा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो मैं इस पे कंट्रोल डॉट कर लेता हूँ और तुम्हारे पास डेटा में है तो हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा देखो बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड डीबी कंटेक्स्ट पूल एंड फाइनली इसमें हम लोगों ने लिख दिया डीबी कंटेक्स्ट। लेकिन डीबी कंटेक्स्ट जो है वो तुम्हारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तुम लोगों को इसमें पैरामीटर डालना पड़ेगा। अब पैरामीटर में क्या डालें अपन? अब अमरीश तुम्हारा सवाल क्वेश्चन जो है ना आंसर तुम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक्शन। दिस इज नॉन एज एक्शन। एक्शन वॉट एक्शन होता है तुम्हारे पास जो एक डेलीगेट होता है। ये तीन तरीके के डेलीगेट हमारे पास होते हैं, पहला प्रीडिकेट, दूसरा एक्शन, तीसरा फंक, जो सी शार्प के अंदर अवेलेबल होता है। एक्शन डेलीगेट वो डेलीगेट होता है जिसके अंदर हम लोग इनपुट में कुछ चीजें ले सकते हैं, ठीक है। फंक वो डेलीगेट होता है जिसमें इनपुट में ले सकते हैं और आउटपुट में कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं। प्रीडिकेट वो होता है जिसमें हम लोग आउटपुट में बाय डिफॉल्ट बूलियन ही रिटर्न करते हैं, इनपुट में ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट में हम लोगों को बूलियन ही रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन एक्शन डेलीगेट में हम लोगों को चीजें मिलती हैं पहले से ही। एंड व्हाट इज थिंक, जो तुम लोगों को क्या मिल रहा है, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर। यहाँ पर क्या मिल रहा है तुम लोगों को, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर। तो जो तुम लोग ऑप्शन लिखते हो ना, इसका मतलब क्या है, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर है। और ये एक टाइप ऑफ डेलीगेट है जिसको रन टाइम का मेथड सिग्नेचर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या डालते हैं अमरीश, ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन ऑप्शन डॉट यूज सीक्वल सर्वर लिखते हैं ना। तो ये ऑप्शन क्या करेगा, डेलीगेट है, इसको तो रन टाइम सिग्नेचर चाहिए, राइट। तो हम लोगों के पास अगर सीक्वल सर्वर का है मेथड तो हम लोग सीक्वल सर्वर लिखेंगे। सीक्वल सर्वर का नहीं है तुम्हारे पास, ये एक्सटर्नल होते हैं मेथड, ये इस क्लास नहीं होते, उसका हिस्सा नहीं होते तुम्हारी, ये तो डेलीगेट है तुम्हारे पास। हम लोग बाहरी मेथड कोई भी उसका एड्रेस दे दो और उसके साथ कनेक्ट कर दो। इसका सिर्फ पर्पज क्या है, इस डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर का पर्पज ये है
कि इसके पास वो मेथड होना चाहिए जो कि ये सिग्नेचर बनाता है। जैसे डेलीगेट क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर डेलीगेट लिखें, जैसे हम लोग ये लिखेंगे डेलीगेट 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 में हम लोगों को यहाँ पर लिखना होता है जैसे रिटर्न टाइप क्या है, और हम लोगों ने डेलीगेट का नाम लिखा डेल। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए, जैसे मान लो हम लोगों ने ये सिग्नेचर लिख दिया इसका, तो डेलीगेट का सिग्नेचर ये है तुम्हारे पास कि इसमें दो पैरामीटर होने चाहिए, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। इसमें तुम्हारे पास रिटर्न में करूंगा इंटीजर, वो मेथड मेरे को दे दो जिसमें दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं और मेरे पास उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। अंडरस्टूड? हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर को हम लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को एक ऐसा मैकेनिज्म चूज करना है, ऐसा मेथड है जिसमें तुम्हारे पास स्ट्रिंग टाइप का तो एक वेरिएबल होगा जिसमें तुम्हारे पास ये सर्टेन वैल्यूज है, ये देख लो, ये सभी में मिलेंगे तुम लोगों को यूज सीक्वल सर्वर। अब सीक्वल सर्वर में तुम्हारे पास 4 ओवरलोड है, तो सभी में तुम लोगों को ऑलमोस्ट 4 ओवरलोड मिल जाएंगे। तो ये डेलीगेट है तुम्हारे पास ऑप्शन, ये किसी को भी पकड़ सकता है यहाँ पर, यूज सीक्वल सर्वर को, यूज सीक्वल लाइट को, यूज सीक्वल किसी का भी एड्रेस। तो इस डेलीगेट को हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर, इस डेलीगेट को हम लोग यही तो देते हैं ना, डॉट ऐड कर देना, क्योंकि ऐड के पास दो पैरामीटर होते हैं। डेल जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि उसके पास भी दो फंक्शन होते हैं। डेल डॉट जो है सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके पास भी दो है, और इंटीजर ही रिटर्न करना है रिपीट में। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दे सकते हैं उसको, और ये ऐड कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्लास के अंदर, डेलीगेट कोई क्लास थोड़ी ना है यहाँ पर अपने पास, किसी क्लास के अंदर लिखा जाता है डेलीगेट। अमरीश समझ में आ गया? यस सर। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यूज सीक्वल सर्वर, और ये डेलीगेट है तुम्हारे पास। अब हम लोगों को यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों के पास कहाँ पर है, हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पर एप्लीकेशन सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन। और जब हम लोग अपना होस्ट बनाते हैं, बिल्डर बनाते हैं, उसी टाइम में हम लोगों को ये क्लास मिल जाती, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं तुम्हारे बिल्डर से। दिस इज नोन एज बिल्डर। इससे हम लोग वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्डर डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग यहाँ पर उठाएंगे डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट, इसके अंदर ऑलरेडी तुम्हारे पास मेथड है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये यूज करो तो अच्छा है, नहीं भी यूज करो तो तुम लोग इसे ऐसे पिक करना है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अब जेसन फाइल है तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन की, इसको कैसे रीड करोगे, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है पेरेंट एज ए की, और ये उसकी वैल्यू है, राइट। तो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे पिक करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, यहाँ पर डबल कोटेशन करेक्शन स्ट्रिंग कोलन। उसके बाद में तुम्हारे पास नेक्स्ट में जो की है वो यूज करो, जो तुम्हारे पास यहाँ पर है डिफॉल्ट कनेक्शन। तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, डिफॉल्ट कनेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सीक्वल सर्वर को, ये यूज सीक्वल सर्वर को क्या चाहिए था, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए था, और वो तुम लोगों को यहाँ पर मिल गया। अंडरस्टूड? अब बारी आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो ये जो काम है तुम्हारे पास यहाँ पर अगर मैं कर रहा था तो उससे क्या फर्क पड़ा। अगर मैं ये काम जो है यहाँ पर कर रहा हूँ, जो मैं न्यू वाला लिख कर रहा हूँ, ऐसे इस ऐसा लिखने से और यहाँ पर ऐसा लिखने से क्या फर्क पड़ा। यहाँ पर क्या लिखने से ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं। यहाँ पर लिखने से कोई ऑब्जेक्ट अभी तक बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना। अगर तुम लोगों ने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर दिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो डीबी कंटेक्स्ट है वो रजिस्टर होगा, वो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। वहां पर ऑब्जेक्ट अभी मेमोरी में आएगा ही नहीं। अब थ्योरेटिकल पीछे से समझो तुम्हारे पास कि ऑब्जेक्ट कब बनेगा तुम्हारे पास, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर मान लो मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इसका, ये सिर्फ रजिस्टर होगा तुम्हारे पास। और वो किस में रजिस्टर्ड होता है, वो थ्योरी समझना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे पास। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डीआई। स्टॉप कर देता हूँ। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डीआई, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी सिर्फ रजिस्टर्ड हुई है यहाँ पर, इंजेक्ट नहीं हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये समझना। अब हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं बिल्डर डॉट सर्विस। अब व्हाट इज द सर्विस, सर्विस जो होता है वो एक कंटेनर होता है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग तीन तरीके के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट सिंगलटन, दूसरा स्कॉप्ड, तीसरा ट्रांजिट। ये तीन तरीके के ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तीन तरीके का ऑब्जेक्ट का मतलब, ये ऑब्जेक्ट का मतलब जो है ना, तीन तरीके का मतलब यहाँ पर होता है लाइफ टाइम से। अब ये तीन लाइफ टाइम जो है वो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं वाया सर्विसेज। सर्विस जो है वो तुम्हारे पास एक कंटेनर मान लो, दैट इज द रूट कंटेनर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट कंटेनर। इसको हम लोग, जो सर्विस है हमारे पास यहाँ पर, उसको हम लोग रूट कंटेनर बोलते हैं। ये रूट कंटेनर क्या काम करता है, सर्विस को रजिस्टर्ड करता है सिर्फ सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट में। बाय डिफॉल्ट जो एड डीबी कॉन्टेक्स्ट टूल होता है वो स्कोप्ड में होता है। याद रखना, मैं रिपीट अगेन,
ऐड डीबी कंटेक्स्ट जो होता है वो तुम्हारे पास स्कोप्ड सर्विस में होता है। अब ये सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट होता क्या है? सिंगलटन का मतलब है अगर तुमने यहाँ पर ऐड सिंगलटन लिखा होता तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को सिंगलटन रजिस्टर कर देगा। सिंगलटन का मतलब होता है एक बार ही ऑब्जेक्ट बनेगा बस, उसके बाद में कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये मान के चलो, ठीक है। कोई भी अगर 10 बंदे भी आते हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर करेंगे। दूसरा स्कोप्ड, स्कोप्ड का मतलब है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट, दूसरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या है तुम्हारे पास, अगर हम लोग कोई सुरेश या रमेश होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पर आता है तुम्हारे पास, तो होम कंट्रोलर का यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक रिक्वेस्ट मानी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि वो होम से इंडेक्स पर आया है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलर को ही एक्सेस करेगा वो अपने पास, तो उसने एक रिक्वेस्ट करी है। अगर वो दोबारा से रिफ्रेश बटन कर देता है तो भी वो रिक्वेस्ट दूसरी कर रहा है। तीसरी बार अगर वो प्राइवेसी पर जा रहा है तो थर्ड रिक्वेस्ट है तुम्हारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस में जो स्कोप्ड होता है तुम्हारे पास लाइफ टाइम, उसका मतलब होता है एक रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजेंट, उसको कोई रिक्वेस्ट से मतलब नहीं है, कोई तुम्हारे पास सिंगलटन मेमोरी से मतलब नहीं है, जितनी बार कॉल करोगे उतने ऑब्जेक्ट बना देगा। ये तीन तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल समझो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा होता, जैसे मान लो मैंने यही कोड यहाँ पर लिखा होता तो क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पर 1000 यूजर यहाँ पर आए, 1000 ने इंडेक्स को कॉल किया तो उनको 1000 ऑब्जेक्ट चाहिए फर्स्ट टाइम में, राइट। अलग अलग यूजर को अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 1000 ऑब्जेक्ट बनाएगा। न्यू एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, राइट। अब बारी आती है तुम्हारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट की, जब वो तुम्हारे पास प्राइवेसी को कॉल करता है। दोबारा अगर वो प्राइवेसी को कॉल करते हैं, उसमें से 1000 में से 500 यूजर, तो तुम्हारे पास 500 और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट बन जाएंगे। डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर भी तुम्हारे पास 500 और बन जाएंगे, टोटल हो गए 1500। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बढ़ाता जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखने से उसका क्या फायदा मिला, यहाँ पर लिखने से उसका क्या फायदा मिला, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं रहा है। अब हम लोग इसका एक बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद में मैं समझाता हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट कब बनेगा। जब यूजर इस होम कंट्रोलर को कॉल करेगा तो हम लोग ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो सर्विस रजिस्टर्ड की है, दैट मींस ऑफ सर्विस रजिस्ट्रेशन ओनली वाया रूट कंटेनर। हम लोगों ने सर्विस के थ्रू इसको रजिस्टर्ड किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर जब मैं इसको इंजेक्ट करूंगा तब प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। जब मैंने यहाँ पर इसको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैं ऐड पैरामीटर टू दिस वन कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया। देखो यहाँ पर लिखना ही इसका रजिस्ट्रेशन है, इसका इंजेक्शन है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी का मतलब होम कंट्रोलर को जरूरत थी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की। क्यों जरूरत है, क्योंकि उसको ऑपरेशन करने हैं डेटाबेस से रिलेटेड, और यही वो क्लास है जो डेटाबेस से ऑपरेशन जो है वो करवा सकती है। मैं रिपीट अगेन, मैं दोबारा से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ। ईएफ कोर के थ्रू हम लोग कनेक्शन यूज कर रहे हैं डेटाबेस को मैनेज करने का, तो सिर्फ ओनली दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन मैनेज। ये तुम्हारे पास एक क्लास, सिंगल एक क्लास है जो कनेक्शन को मैनेज करती है, ठीक है। यही ऑपरेशंस करवाती है तुम्हारे पास, क्रेड वगैरह ऑपरेशन जितने भी करवाने हैं, तो एक सिंगल क्लास है जो तुम्हारे पास डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी काम करने हैं वो यही करवाएगी। आगे अगर हम लोग कोई भी अगर पैटर्न लिखते हैं तो भी हमारे पास यही एक सिंगल क्लास है जो वो करवाएगी। रिपोजिटरी वगैरह पैटर्न लिखेंगे वो पैटर्न है, लेकिन क्लास यही है जो डेटाबेस से ऑपरेशंस करवाएगी। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो जब हमारा होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम में हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट उस टाइम डिमांड करेगा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। तो तुम्हारा जो सर्विस रजिस्टर्ड है प्रोग्राम डॉट सी एस में वाया रूट कंटेनर, वो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस टाइम में बनाएगा जब होम कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, उस टाइम में बनाएगा। तो अगर मान लो उस टाइम में 1000 यूजर एक साथ आते हैं तो 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे, और तुम्हारे पास एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के उस टाइम में 1000 ही ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट। यहाँ पर तुम्हारे पास ये थ्योरी है अभी तक के लिए, ठीक है। क्योंकि 1000 यूजर आए, 1000 बार तुम्हारे पास होम कंट्रोलर कॉल हुआ और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट 1000 बार कॉल हुआ, तो 1000 ही ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पर बनने हैं अलग अलग यूजर के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को क्या मार्क किया गया है, दैट वन इज ऐड डीबी कंटेक्स्ट टूल, इसको स्कोप्ड मार्क किया गया है। स्कोप का मतलब क्या होता है, जितनी रिक्वेस्ट उतने ही तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये तुम्हारे पास सिंगलटन होता, ठीक है, ऐड सिंगलटन, तो तुम्हारे पास जो फर्स्ट यूजर सबसे पहले आया, मान लो रमेश आया सबसे पहले, और उसके बाद में 999 यूजर हो रहा है,
तो रमेश ने जो ऑब्जेक्ट बना दिया ना एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का, वही सारे के सारे 999 यूजर यूज करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर मैं उसको सिंगलटन बता दूं तो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सिंगलटन बता देता तो क्या प्रॉब्लम बन सकती है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बन सकती है, जैसे कनेक्शन ओपन करना क्लोज करना, कनेक्शन को मैनेज करना, वो तो ठीक है। ओपन करना क्लोज करना तो ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास कोई डेटा शेयर नहीं हो रहा एक यूजर से दूसरे यूजर को। लेकिन मान लो रमेश ने सबसे पहले कुछ डेटा मेमोरीज में निकाला, राइट। जब वो डेटा मेमोरी में निकालेगा तो चेंज ट्रैकिंग हो रहा है वहां पर, चेंज ट्रेकर हो रहा है। तो वो 50 रिकॉर्ड जो रमेश निकाल के लेकर आया डेटाबेस से, वो तुम्हारे पास अभी भी मेमोरी में है और उनको ट्रैकेबल है। इन बिटवीन रमेश बाहर नहीं गया है। वो दूसरा यूजर सुरेश आता है और 999 यूजर तुम्हारे पास आते हैं, वो भी तुम्हारे पास सेम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। तो जो चेंज ट्रेकर है तुम्हारे पास, वो तो तुम्हारे पास क्या रखना चाहिए, उसको उसको तो नया डेटा अगर मैं निकालूंगा, मान लो सुरेश ने अदर डेटा जो है वो निकाला, रमेश ने तो मान लो स्टूडेंट लिस्ट निकाली, उसने एम्प्लॉय लिस्ट निकाली, ठीक है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर मान लो होम कंट्रोलर पे ही आता है वो, तो उसने क्या किया तुम्हारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय स्टूडेंट लिस्ट ही निकाली। तो पहले से भी तो स्टूडेंट लिस्ट चेंज ट्रैकर में रखी हुई थी, उसका क्या करना है। अब वो नया डेटा जो है ना, वो जो नया यूजर जो आया है रमेश, उसने सॉरी सुरेश, उसने जो है उस चेंज ट्रेकर को बदल दिया। तो रमेश के पास भी चेंज ट्रेकर बदल गया उधर। रमेश कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन चेंज ट्रेकर बदल गया। क्यों? क्योंकि सुरेश नया डेटा लेकर आ गया मेमोरी से, और वो पुराने डेटा जो डेटाबेस में थे ना, वही आ गए तुम्हारे पास यहाँ पर। अब तीसरा जो यूजर आया उसने नया डेटा आया, तो तुम लोगों को ये फ्लक्चुएशन दिखता हुआ मिलेगा कि रमेश को सुरेश का डेटा मिल रहा है, सुरेश को रमेश का, प्रवीण का, या वटेवर जो भी यूजर तुम लोगों को मिल रहे हैं, वो तुम लोगों को सेम ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक है तुम्हारे पास, तो उसी के डेटा तो शेयर करेंगे ना। तो जो चेंज ट्रेकर तुम्हारे पास है, वो फ्लक्चुएट कर जाएगा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास सिंगलटन के केस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेंट आता है। मान लो तुम लोग ट्रांजेंट कर रहे हो, तो वेस्ट ऑफ मेमोरी यूज हो रही है, क्योंकि हर बार ऑब्जेक्ट बनाएगा ये एप्लीकेशन डीबी कंटेस्ट का। तो स्कोप के केस, क्योंकि अभी भी हर बार ही बना रहा है तुम्हारे पास, क्योंकि रिक्वेस्ट हम लोगों ने 1000 यूजर ने इंडेक्स के ऊपर की थी, तो 1000 बार ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन स्कोप कब काम में आएगा, अभी मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, तब समझ में आएगा। क्योंकि ट्रांजेंट तो हर बार बनाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि इतनी रिक्वेस्ट करना है। जितने यूजर आए, जितनी बार एक्सेस किया, उतने ही ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास, रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है अभी। अभी हम लोग एक रियल टाइम जो है ना ऑब्जेक्ट समझ के चलते हैं इस चीज को। अमेजन से मान लो, अमेजन जो है तुम्हारे पास है, यहाँ पर तुम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो अमेजन के ऊपर, कोई प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। और जो प्रोडक्ट सर्विस है, उसको तुम लोगों ने मार्क कर रखा है एज ए मान लो सिंगलटन। तो सभी यूजर उस प्रोडक्ट को सीन कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी यूजरों के लिए सेम प्रोडक्ट है वो। अब एक यूजर ने उसको कार्ट में डाला, ठीक है, तो अपने अपना कार्ट होना चाहिए ना। अगर मान लो मैं किसी भी चीज को डीबी कंटेक्स्ट में अपना कार्ट बना रहा हूं, मतलब मैं अपने डेटाबेस में कार्ट बना कर चल रहा हूँ, डेटाबेस में नहीं बनता कार्ट, लेकिन मान लो तुम लोग कार्ट जो है वो डेटाबेस में बन रहा है, तो हम लोग वहां पर कार्ट को मान लो डेटाबेस में बनाते हैं। तो हर एक यूजर का अपना अपना कार्ट होगा ना। लेकिन अगर तुम लोगों ने उसको भी सिंगलटन मार्क कर दिया, तो वो कैसे अपना अपना होगा। डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कभी भी सिंगलटन नहीं होंगे, ये याद रखना तुम लोग। जब भी कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट किया जाता होगा ना, वो सिंगलटन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर तो तुम लोग वैसे कैसे शेयर करोगे, एक ही ऑब्जेक्ट बनना है उसके बाद में, तो वो कभी भी सिंगलटन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर बात आती है स्कोप्ड की। स्कोप्ड में परसिस्टेंसी होती है, सिंगलटन में सबसे ज्यादा परसिस्टेंसी होती है, क्योंकि एक बार बन गया तो वो बनता ही रहेगा ना हर बार, वही ऑब्जेक्ट काम आएगा। तो हाइयर परसिस्टेंट जो होता है वो सिंगलटन होता है। परसिस्टेंट का मतलब प्रिजर्वेशन, हमेशा ही वो बना ही रहेगा ऑब्जेक्ट मेमोरी में। सिंगलटन में, स्कोप्ड में क्या होता है, रिक्वेस्ट वाइज परसिस्टेंसी होती है। एक रिक्वेस्ट जितनी बार जितनी देर तक चलेगी उतनी ही परसिस्टेंसी है उसकी। जैसे ही वो आउट, तुम्हारे पास उसका स्कोप्ड आउट, ठीक है, नई रिक्वेस्ट नया ऑब्जेक्ट। लेकिन एक रिक्वेस्ट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट बनने हैं ना तुम्हारे पास, वो एक ही बनेगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अमेजन में हम लोग कार्ट में यहाँ पर स्कोप्ड सर्विस में बनाकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने कार्ट को ऑर्डर में प्रोसीड किया, तो जो जो यूजर है उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, राइट, क्योंकि खुद खुद का कार्ट है तुम्हारे पास, स्कोप्ड में चल सकता है। 1000 यूजर आए तो 1000 ऑब्जेक्ट बना देगा कार्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी अपनी एंट्री सभी की, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट है सभी के। लेकिन मान लो तुम लोग कार्ट से ऑर्डर में चले गए पेमेंट प्रोसीड करने के बाद में, और वो भी तुम लोगों ने स्कोप में ही कर दिया, तो यहाँ पर एक लूप होल हो जाएगा। पीछे से मान लो किसी पेमेंट जो वेंडर है उसने अपना प्राइस चेंज कर दिया। अब कोई चीज थी 20 रुपए की और उसने उसको बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया उस वेंडर ने।
अब तुम लोगों ने उसको स्कोप्ड सर्विस में, अभी तो तुम लोगों ने परचेज तो नहीं किया है, अभी तुम लोग ऑर्डर में जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पीछे से उसने चेंज कर दिया, अभी तुम लोग ऑर्डर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम्हारी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 30 रुपीज होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर तुमने कार्ट सर्विस और ऑर्डर सर्विस को स्कोप्ड में ही मार्क कर दिया, वही ऑब्जेक्ट तुम लोग कार्ट वाला ही ऑर्डर में लेके जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, सेम ही रिक्वेस्ट है तुम्हारे पास सिर्फ तुम लोगों को पोस्ट ही करना है, तो वही ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा है वही तो तुम्हारे पास ऑर्डर में जाएगा, जो कार्ट वाला है वही ऑर्डर में जाएगा, तो वो स्कोप्ड में है, स्कोप्ड में है तो तुम्हारे पास परसिस्टेंसी है, वही ऑब्जेक्ट जाएगा, नया ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, और वही जाएगा तो तुम्हारे पास 20 रुपीज से बाय हो जाएगा वो प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहीं पर तुम लोग ट्रांजेंट कर लेते, जहां पर कोई स्टेट मैनेज नहीं है, हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पर क्या यूज करके चलोगे तुम लोग, ट्रांजेंट। अगर तुम लोगों ने स्कोप्ड मार्क किया तो तुम लोग 20 रुपीज के साथ चेकआउट कर जाओगे, लेकिन अगर तुम लोग ऑर्डर सर्विस को ट्रांजेंट कर देते तो यहां पर कोई परसिस्टेंसी नहीं होगी, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा जब भी कॉल करोगे तब, जैसे ही तुम लोग ऑर्डर सर्विस पे जाओगे तो वो देखेगा कि प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट है 30 रुपीज का, कार्ट में है 20 रुपीज का, चेंज करो इसको, तो वो चेंज कर देगा, उसको 20 रुपीज से 30 रुपीज में ला देगा, क्यों, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। और जैसे ही वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा तुम्हारे पास 20 से 30 हो जाएगा और तुम लोग 30 रुपीज के साथ चेकआउट करोगे। दिस इज नोन एज ट्रांजेंट, ये तुम्हारे पास ट्रांजेंट का सर्विस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर, तुम लोगों को एक बात समझनी है कि हम लोगों ने यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड डीबी कंटेक्स्ट पूल लिखा, पूल का मतलब होता है रीयूज करना, सेम कनेक्शन को बार बार यूज करना, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का जो कनेक्शन मैनेज करना है, या एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, उसको रीयूज कर रहे हैं बार बार, लेकिन होगा ये तुम्हारे पास स्कोप सर्विस में ही, ये याद रखना। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि कैसे मैनेज करें, तो तुम लोग डीबी कंटेक्स्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेट वेरिएबल नहीं बना रहे हो तो डीबी कंटेक्स्ट पूल यूज करो, एक्स्ट्रा स्टेट वेरिएबल बना रहे हो डीबी कंटेक्स्ट यूज करो इंस्टेड ऑफ डीबी कंटेक्स्ट पूल, ठीक है। तो पूल जहां पर भी ऐड होता है रीयूज होता है कनेक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, अब हम लोगों ने इसको ऐसे रजिस्टर कर दिया एक बार के लिए, और ये डीआई ऐड हो गया, और हमारा होम कंट्रोलर जो है ना वो उसको कॉल करता है, ठीक है, दैट वन इज माय होम कंट्रोलर। जब जब इसको होम कंट्रोलर को कॉल किया जाएगा, नई रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाएगी, डीबी कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे पास डिमांड होगा, और उसका एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर बनेगा। अब इसका एक प्रॉब्लम जो है वो और भी सॉल्व करता है, अगर तुम लोग ये बार बार ये लिखते हो ना, न्यू एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, तो तुम लोगों को यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्पोज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने कनेक्शन तो ओपन कर दिया ही, लेकिन क्लोज भी तो तुम लोग ही करो इसको, राइट। डेटाबेस का जो कनेक्शन ओपन है उसको तुम लोग ही क्लोज करो, लेकिन तुम लोगों ने जो डीआई यूज की ना, अब इसका जो लाइफ टाइम तुम लोग यूज कर रहे हो डीबी कंटेक्स्ट जो स्कोप्ड है, वो जो तुम लोग यूज कर रहे हो, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेज करना, कनेक्शन को ओपन करना क्लोज करना, वो अपने आप ही करेगा, ठीक है। लाइफ टाइम, कब तक लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कब तक वो मेमोरी में रहेगा इसका ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस तरीके से इसको काम में लेंगे वाया डीआई, लेकिन अभी डीआई मैंने फुली तरीके से तुम लोगों को बताया नहीं है, ठीक है। डीआई की अलग से तुम्हारे पास स्लाइड है, उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर सीन करने को देखने को मिलेगा कि डीआई एक्चुअली में है क्या, डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद द प्रिंसिपल डीआईपी, जो तुम्हारे पास है डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल, सॉलिड का एक प्रिंसिपल है, उसी के साथ डीआई समझ में आएगा। अभी ये जो डीआई मैंने तुम लोगों को बताया वो वर्बली बताया एक बार के लिए, सिर्फ सिंपल, ताकि तुम लोग यहाँ पर काम में ले सको उसको। और ऑब्जेक्ट कब बनता है, वो ऑब्जेक्ट बनाता है तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर या रूट प्रोवाइडर या रूट कंटेनर जिसको हम लोग बोलते हैं इन द प्रोग्राम डॉट सी एस। वो सिर्फ रजिस्टर करता है तुम्हारे पास जब उसकी डिमांड होती है तुम्हारे पास कंट्रोलर में, कंट्रोलर से जब तुम्हारे पास डिमांड आती है तब ये ऑब्जेक्ट बनाता है इसका एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का। और वो क्या बनाएगा अभी के लिए, स्कोप्ड बनाएगा, और स्कोप्ड क्या होता है, पर रिक्वेस्ट वाइज एक नया ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। अब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया, हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनते ही तुम्हारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग इसको मिल जाएगी, और ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर लेगा। नाउ द थर्ड चैप्टर जो डीबी कंटेक्स्ट का होता है, कनेक्शन इसने बना लिया, कब बनाया, जब होम कंट्रोलर कॉल हुआ, वाया डीआई हम लोगों ने ऐड किया। अब तुम लोग यहाँ पर अपनी टेबल वगैरह यूज करोगे, ये तो कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर तुम्हारे पास क्या बना, कुछ नहीं बना, ये इसके साथ कनेक्शन रेडी करेगा। अब वो इसके साथ कनेक्शन जो है ना, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग ये है, वो क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा डेटाबेस तो है ही नहीं तुम्हारे पास, तो वो ये नहीं दिखाएगा कि डेटाबेस नहीं है, वो ये दिखाएगा लॉगिन फेल्ड फॉर दिस लॉगिन लॉग्ड इन यूजर, तुम्हारे लोगों को एक लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन देगा। वो क्यों देता है ऐसा मैसेज, वो ऐसा मैसेज इसलिए देता है कि उसकी नजर में ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों ने कोई सिक्योरिटी यूज की होगी और तुम लोगों ने इस डेटाबेस का ओनर जो है ना वो चेंज कर दिया होगा। तो मैं जिसको डेटाबेस, अभी चलो दिखाई देता हूँ, मान लो हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं
होम कंट्रोलर, हम लोग पहले टेबल बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग टेबल कौन सी बनाएंगे, यहाँ पर टेबल हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर अपने पास टेबल है सबसे पहले टू डू लिस्ट का, राइट, दैट वन इज टू डू लिस्ट। तो हम लोग एक टू डू लिस्ट का टेबल जो है ना वो यहाँ पर लिख देते हैं डीबी सेट। अब जो भी तुम लोग डीबी सेट में लिखोगे ना वो टेबल होगी वहां पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू डू लिस्ट, एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है। जो भी तुम लोग डीबी सेट के अंदर लिखोगे ये ट्रीट करके चलेगा कि वो तुम्हारे पास क्या है, वो टेबल है डेटाबेस में, वो है डेटाबेस में टेबल, ठीक है। ये कनेक्शन अगर तुम लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है तो इसका मतलब ये है कि सीक्वल सर्वर नाम से कोई लोकल डीबी में सीक्वल डीबी तुम्हारे पास इंस्टेंस है सीक्वल सर्वर का, डेटाबेस तुम्हारे पास है वहां पर है, ठीक है। ये बनाएगा नहीं अब उसको, ये तो उसको तो मिलना चाहिए उसको। अब नेक्स्ट में तुम लोग ऑपरेशन किसके साथ करोगे, इस टू डू लिस्ट के साथ करोगे। और मान लो हम लोग होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में ऑपरेशन कर रहे हैं, वेर तुम्हारे पास है टू डू लिस्ट, तुम्हारे पास है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, अपने पास है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट। मान लो हम लोग ये लिखते हैं एक बार के लिए, बस बताने के लिए लिख रहा हूँ। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो होम का इंडेक्स ही हम लोग कॉल करेंगे बेसिकली, राइट। तो ये क्या कहेगा तुम लोगों को, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा किसके साथ, कनेक्शन बनाएगा उसके साथ सीक्वल कनेक्शन के। तो सर्वर तो सही है तुम्हारा, लेकिन डेटाबेस इसको फाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडेक्स को भी तो एक्सेस करेगा ना, कंटेक्स्ट डॉट टू डू लिस्ट। एंड व्हाट इज द टू डू लिस्ट, किसके साथ कनेक्शन बनाऊं। एंड नाउ तुम लोगों के पास एक अच्छा ट्रस्टेड कनेक्शन, पहले तो ट्रस्टेड कनेक्शन गलत है कनेक्शन स्ट्रिंग में, एंड ओके अब देखो तुम्हारे पास अगर इसमें कोई कीवर्ड की मिस्टेक आ जाती है तो तुम लोग उसे रिप्लेस करो, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ वो क्या है वो देखना भी। अब तो होते तो सही, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर ये क्या एरर आया, ये देखो, ये बोल रहा है सीक्वल एक्सेप्शन है, मतलब सीक्वल का एरर है तुम्हारे पास, कैन नॉट ओपन डेटाबेस टू डू लिस्ट डीबी रिक्वेस्टेड बाय द लॉगिन फील्ड, जबकि अपने पास तो डेटाबेस ही नहीं है वो। जबकि ये ऑप्शन क्यों देता है तुम लोगों को, ये ऑप्शन इसलिए देता है तुम लोगों को क्योंकि ये यूजर है तुम्हारा, ठीक है, जो सीक्वल सर्वर का इंस्टेंस यूजर है। और वो ये कहता है कि भाई ये जो डेटाबेस तुम लोग बना रहे हो उसका ओनर ये तो नहीं है, ये जो ओनर है ना वो ये ओनर नहीं है इस डेटाबेस का। हम लोगों को पता है ये बात तो कि भाई जो डेटाबेस जो है वो तो है ही नहीं अपने पास, तो ओनर तो कहाँ से जुड़ेगा उसके साथ। अपने पास मान लो यहाँ पर डेटाबेसेस है जितने भी, उन सभी का ओनर यही है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, डेस्कटॉप 7 दिस वन। मान लो हम लोग ये प्रोजेक्ट देखते हैं और उसका जो डेटाबेस ओनर है वो हम लोगों को देखना है कि कौन सा है, तो हर एक के साथ जो है ना वो तुम्हारे पास यहाँ पर डेटाबेस ओनर जुड़ता है, ये ओनर है ये इसका डेटाबेस का, कौन सा डेटाबेस का, एटीएल प्रोजेक्ट का, दैट वन, सभी का यही है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम लोगों ने हो सकता है कि ओनर चेंज कर दिया हो तुम्हारा, तो तुम लोगों को इस तरीके का एरर मिलता है इसमें कि ये डेस्कटॉप 7 जो है तुम्हारे पास लॉगिन फील्ड है, क्योंकि उसको इसका यूजर नहीं है। हो सकता है तुम्हारा डेटाबेस हो लेकिन मेरे को एक्सेस नहीं है उसका, ये मेरे को मतलब जिस यूजर को एक्सेस नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि डेटाबेस ही नहीं है वहां पर, तो डेटाबेस बनाई कैसे। अगर डेटाबेस पहले से रखा होता तो क्या कनेक्ट कर लेता, यस बिल्कुल कनेक्ट कर लेता उसको। तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है माइग्रेशन की। कल ओंकर ने मेरे को सवाल किया था, ओंकर ओंकर जी सर, जी सर। अब देख मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ ना डेटाबेस को, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आई, ये डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट हो जाता। मान ले हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, तो तेरा प्रॉब्लम यहाँ पर दूर करते हैं, किसी चीज को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मान ले अपन यहाँ पर ऑप्शन एपीआई डीबी टेबल्स हैं इसमें, यस अपने पास एक टेबल है देख ऑक्शन से नाम से, राइट। तो हम लोग ये ऑक्शन एपीआई डीबी उसको नाम देते, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को, तो डेटाबेस तो है ही अपने पास। तो हम लोग यहाँ पर ऐप सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पर अपन ने बनाया ऑक्शन एपीआई डीबी, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया ऑक्शन एपीआई डीबी, डन। यहाँ पर जो अपने पास जो टेबल नेम है वो यहाँ पर अपने पास डीबी सेट में होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन डीबी सेट में यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास, ऑक्शन, दैट मीन्स ऑफ क्या है, ऑक्शन
ऑक्शंस, राइट। तो अपने पास जो टेबल नेम है वो है ऑक्शंस, राइट हो, राइट। अब अपने पास ये क्लास होनी चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग एक सिमिलर एक क्लास बना लेते हैं ऑक्शंस के नाम से, ठीक है, auctions.cs। इसमें अपने पास जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने पास यहाँ पर कॉलम होते हैं, अपन इसके कॉलम्स चेक कर लेते हैं कौन से हैं, जैसे आईडी और रिजर्व प्राइस, ये दोनों ही चीजें हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। आईडी और रिजर्व प्राइस ही है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटीजर आईडी, आईडी है ना, यूनिक आइडेंटिफायर होगा, क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है, जीओआईडी बनाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर जीओआईडी बनाते हैं। और एक है तुम्हारे पास रिजर्व प्राइस, क्या था, रिजर्व प्राइस इंटीजर, हाँ उनकर सर बात तो वही आ गई कि हमारे पास टेबल है बट फिर भी हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसकी। ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना अपन को, कहीं कब कैसे बना लो तुम लोग, वो तो तुम लोगों को AD.NET में बनाना पड़ेगा। अच्छा बनाना ही पड़ेगा। भाई तुम लोगों को अपनी एप्लीकेशन में कैसे लेकर आओगे फिर उसको, मान लो मेरे पास यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर टेबल में, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर मैंने जो क्लास काम में ली है वो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो 2 प्रॉपर्टी का कंप्यूट करके मैं तीसरी प्रॉपर्टी में डाल सकता हूँ ना ऑब्जेक्ट का यूज करके। ये जो है तुम्हारे पास, ये व्यू के ऊपर तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे ना डेटा को, तो कैसे करोगे वहां पर, तो ये तो तुम लोगों को क्लास फाइल तो बनाना ही पड़ेगा ना, चाहे तुम लोग AD.NET काम में लो चाहे तुम लोग डेपर काम में लो। हम लोगों का काम क्या है वो समझो, हम लोगों का काम ये है कि हम लोगों को डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, वो बाहरी काम है अपना, बाहरी रखा हुआ डेटा है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपने पास यहाँ पर है, दैट मीन्स ऑफ माई एप्लीकेशन, ये मेरा एप्लीकेशन है। यहाँ का कोई रिलेशनशिप तुम्हारे पास डेटाबेस के साथ नहीं है क्या, नहीं है ना। डेटाबेस हम लोगों को कुछ देता है, वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है व्यू के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट व्यू पे रिप्रेजेंट करना हमारी ड्यूटी नहीं है। हम लोग को उसके मॉडिफाई कर सकते हैं, कहां पर, जब हमारा डेटा हमारी एप्लीकेशन रैम में आ जाए तब, हाँ या ना। हम लोगों का डेटा जब तक अपनी एप्लीकेशन रैम में जी नहीं आएगा, यानी कि डेटाबेस से जो डेटा एप्लीकेशन रैम में नहीं आएगा तब तक वो व्यू के ऊपर नहीं आएगा। अंडरस्टूड होकर, जी 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 जी। समझ में आ गया। यहां से जो डेटा जा रहा है डीबी कॉन्टेक्स्ट में, तो डीबी को सॉरी सीक्वल में, तो सीक्वल को क्या चाहिए, सीक्वल का डेटा चाहिए, उसको मतलब नहीं है तुमने क्या एप्लीकेशन से भेजा है। अगर उसके पास कोई भी मिस्टेक हुई तो वो एरर दे देगा। अंडरस्टूड, उसको उसका चाहिए डेटा और अपने को अपना चाहिए डेटा। तो अगर हम लोगों को अपना अपने हिसाब से डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, व्यू मॉडल बनाते हैं, अंडरस्टूड, तो मैप करने के लिए। सर मतलब ये है कि जैसे ऑक्शन नाम का जो टेबल है डेटाबेस में, हम्म उस टेबल में ऑप्शंस जितने भी नाम से है। ऑक्शंस नाम से है ना, तो सर लेकिन वो हम्म क्लास हमने ऑक्शन बनाई है ना, ऑक्शंस की क्लास ऑक्शन बनाई है। वो तो ऑप्शंस बना लो, प्रॉब्लम क्या है। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑक्शन क्लास बनाकर क्लास के अंदर फिर जितने भी कॉलम हमारे हैं, चाहे वो फॉरेन हाँ की है चाहे वो प्राइमरी की है, उसको सबको हाँ, मेंशन उससे करना कोई पड़ेगा मतलब ना इस नहीं है। क्लास में। नहीं अब मेंशन करना मेंशन क्या पड़ेगा ना, करना है, अब रुको रुको, जैसे ये आपने करा है मेंशन सर। क्या, अब सुनो सुनो, अब मेंशन मेरे को क्या करना है वो देखो, जितना मैं डेटा क्वेरी से निकाल रहा हूँ ना उतना ही मेरे को मेंशन करना है, बस मान लो मैं इतना ही मेंशन करना चाहता हूँ तो यही डेटा निकाल लूंगा मैं डेटाबेस से। अंडरस्टूड, जैसे एग्जांपल, जो डिस्प्ले जैसे करना है। मान लो मैंने आप, हाँ जो डिस्प्ले कर रहा है उतना ही तो डेटा निकाल लूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन रैम में मेरे पास यही लाना है, मेरे को और कोई डाटा लेना ही नहीं है। तो मेरे को यही रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, एंड दैट इज क्लास इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चर। भाई वेरिएबल भी तो लोग है तुम लोग, अगर एक डेटा अगर तुम लोगों को स्टोर करना है, जैसे एक ही है, इंटीजर ए की वैल्यू में 10 है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हो, एक वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोगों को इंटीजर टाइप के 10 लेने हैं तो तुम लोग एरे लेते हो। अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर टाइप का डेटा बनाना है तो तुम लोग क्लास टाइप में लेते हो, कि भाई वहां पर तुम लोग आईडी भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हो, तो लिस्ट ले लेते हो, उनकी उसी ऑब्जेक्ट का लिस्ट बना लेते हो, यही तो करते हो। वो तुम्हारा एप्लीकेशन का कोड होता है, हाँ या ना। और अगर तुम लोग उस डेटाबेस वाले डेटा को निकाल कर उस एप्लीकेशन के कोड से मैप कर देते हो तो तुम लोगों को डेटाबेस का कोड तुम्हारे व्यू के ऊपर दिख जाता है, बस यही तो काम होता है। ओके सर। समझ में आया। यहाँ जी पर हमारा कोई यहाँ पर हमारा कोई टॉपिक नहीं है कि माइग्रेशन करना है, माइग्रेशन ही बनाना पड़ेगा, इसमें जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे को माइग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें माइग्रेशन क्या होता है, कंपाइल साइड पर होता है डेटाबेस बनाने के लिए टूल,
अंडरस्टूड? जी जी तो अभी हम लोगों का काम क्या था, मेरे पास ऑप्शंस है, यहाँ पर मैंने कोई माइग्रेशन नहीं किया, मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी रखा हुआ था, मेरे को डेटा लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने एक डीबी कंटेक्स्ट बनाया, ऑप्शंस मैंने, ये जो प्रॉपर्टी नेम है ये मैच करना चाहिए तुम्हारे पास किसके साथ, टेबल नेम के साथ। ये जब तक मैच नहीं करेगा ना तब तक तुम्हारे पास इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि ये उसी को देखेगा ना कि ऑप्शंस तुम लोग यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हो। अब होम कंट्रोलर के हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, ऑप्शंस, राइट, डॉट सेलेक्ट, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है, हम लोग यहाँ पर इसमें क्या निकालेंगे, जो तुम लोगों को जरूरत है, राइट। यानी कि एक्स डॉट मेरे को आईडी निकालना है, कोमा एक्स डॉट मेरे को क्या निकालना है, रिजर्व प्राइस, जो तुम्हारे पास रिजर्व प्राइस है वो, राइट। तो हम लोग यहाँ पर न्यू लिख लेते हैं ऐसे, न्यू ऑप्शन। मैं इसको स्ट्रक्चर दे देता हूँ, टाइप्ड फॉर्मेट दे देता हूँ, यही तो स्ट्रांगली टाइप्ड है, वरना अगर मैं ये लिख देता तो इसको तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली टाइप थोड़ी ना होता है, तुम्हारे पास होता है क्या। अब हम लोग इसको स्ट्रांगली टाइप्ड बना देते हैं कि भाई मैं यहाँ पर ऑप्शन टाइप का ही डेटा जो है ना वो मेरे को चाहिए, न्यू ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है डेटा, देख, आईडी है और रिजर्व है, रिजर्व प्राइस, ये रिजर्व मान ले तू भी यहाँ पर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, एक्स डॉट आईडी, इसके अंदर मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर देख एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, ये दैट ऑप्शंस लिस्ट है तेरे पास। तो हमारे पास इसमें क्या है, आईडी है, आईडी इक्वल्स टू एक्स डॉट आईडी, एंड तेरे पास यहाँ पर है रिजर्व, इसके अंदर तेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्स डॉट रिजर्व, राइट। यहाँ पर तेरे पास क्या है, रिजर्व प्राइस, तो तेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, रिजर्व प्राइस। ये लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो तूने लिख दिया ना वही तेरे पास यहाँ पर है, बस ऑप्शंस रिजर्व प्राइस, ये मैप करना पड़ेगा तेरे को, ये रिजर्व प्राइस तेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वरना वो डाटा नहीं निकाल कर लेकर आएगा, रिजर्व प्राइस, राइट। ये तो मैप करना पड़ेगा ना, अगर मैप नहीं किया तो वो तो डेटा ही मिसमैच हो जाएगा यहाँ पर। तो तेरे पास यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व प्राइस, यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व प्राइस, एंड दिस इज योर रिजर्व प्राइस। अब तेरे पास यहाँ पर टू डू लिस्ट के पास क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएगा, ये दोनों डेटा यहाँ से निकाल कर ले आएगा, और तेरे पास एक लिस्ट जो उसी हो जाएगी यहाँ पर, ओंकर, जी अंडरस्टूड। सर जी जी अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वो टाइप का जो एरर है ना, वो मैसेज जो है वो मेरे को नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर बदल दी है, तो हम लोगों के पास वहां पर वो डेटा दिखना चाहिए। अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सिस्टम डॉट डेसिमल टू टाइप इंटीजर, दिस वन। अब अपने पास क्या है, डेसिमल टाइप का वो डेटा है, लेकिन हम लोगों ने इंटीजर लिखा है, तो आ गया एरर। हमारे पास है ऑप्शन, ये जो है अपने पास डेसिमल है, उसमें रिजर्व प्राइस, चेक करवा देता हूँ, देख, डेसिमल, मतलब डेटा तो निकाल कर ला रहा है, लेकिन कास्ट मिसमैच हो गई। ये तो तुम लोगों को सीक्वल में भी मिल सकता है, यही एरर तो, राइट। जब तुम लोग प्रॉपर्टी को लिखोगे, ऐड करोगे, राइट, डेटा टेबल से या डेटा सेट से या डेटा रीडर से, तो तुम लोग वहां पर मैप ही तो करते हो ना अपनी क्लासेस को, तो वहां पर तुम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एंड फाइनली तुम्हारे पास टू डू लिस्ट में 11 रिपोर्ट्स यहाँ पर फैच हो गए। कोई माइग्रेशन किया, कोई माइग्रेशन नहीं किया, डेटाबेस को डायरेक्टली कनेक्शन बनाया, एज इट इज नेम लिखा, और यहाँ पर काम में ले लिया। अब तुम लोगों को क्या पता चलेगा कल को, अगर मान लो मेरे पास कितनी क्लासेस वगैरह हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्कैफ फोल्ड कर लेते हैं, दैट वन इज द डीबी फर्स्ट अप्रोच, उसको हम लोग डीबी फर्स्ट अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पर तो मैंने मैनुअली लिख दिया वो, लेकिन अगर तुम लोगों को मैनुअली नहीं लिखना, ये क्लासेस नहीं बनाना, तुम लोगों को स्कैफ फोल्ड करना है, तो तुम लोगों को यहाँ पर एक स्कैफ फोल्ड का कमांड आता है, वो लिखना पड़ेगा, बस अपने आप ही क्लास बना देगा, अपने आप ही डीबी कंटेक्स्ट वगैरह बना देगा, तो तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना। वो होता है डीबी फर्स्ट अप्रोच। लेकिन ये करेगा क्या, क्या नहीं, जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है वो क्या नहीं करेगा। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर है, मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ तुम लोगों को, उसमें स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह होंगे, ठीक है। अपने पास यहाँ पर है मान लो प्रोग्रामेटिकली स्टोर प्रोसीजर्स, अब मैं इनको कॉल कैसे करूं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर है, मॉडिफाई कर देता हूँ, ये ऐड कैटेगरी का मैंने स्टोर प्रोसीजर्स यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ये प्री कंपाइल्ड होता है, तो मैं इसको कॉल कैसे करूं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से। अब मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर जाकर मेरे को यहाँ पर मैन्युअली लिखना पड़ेगा डेटाबेस का इंस्ट्रक्शन, कमांड लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर भी आता है रो सीक्वल के नाम से, रो एग्जीक्यूट के नाम से, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाले भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास डेटाबेस के ऑपरेशन है वो हम लोग इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बाकी सारा काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम लोग अपने वाले प्रोजेक्ट पर चलते हैं दोबारा से, जो हमारा था।
अब हमारे पास जो अपना प्रोजेक्ट है वो है तुम्हारा जो टू डू लिस्ट वाला था, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं टू डू लिस्ट, तो मैंने चेंज सर कर दिया गया। जैसे अब स्टोर प्रोसेसर जैसे हमें यूज करना है या व्यू या फंक्शंस, तो उसके लिए हम edu.net का यूज करेंगे क्या? ना डेपर। टैपर यूज अब करेंगे? अपने पास, हाँ डेपर अच्छा है तुम्हारे edu.net से, वो बॉयलर प्लेट कोड जो है ना वो रिड्यूस कर देता है वो हाँ edu.net ही ज्यादा, पीछे, लेकिन वो ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो edu.net वो में तुम्हारे ज्यादा लंबी कोड लिखना पड़ता है। ADA.NET में बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो डेपर जो है ना वो तुम लोगों की ये प्रॉब्लम रिजोल्व कर देता है। ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसकी, तो सिर्फ क्वेरी भी समझ लोगे ना तो अपने आप ही बाकी सारा काम यही होता है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को सर्विस चेंज करनी होती है, तो तुम लोग वहां पर सर्विस चेंज कर देना बस। तो डेपर में डेपर वाली लिख देना, और तुम्हारे पास जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड वाली एंटिटी फ्रेमवर्क कोड वाली लिख देना, बाकी सारा का सारा कोड सेम होता है, कोई भी चेंज नहीं होता तुम्हारे पास उसमें। ठीक है, इंटरनली अब एक्चुअली अपन, EF को edu.net से ही इंटरेक्ट करता है। हाँ सारा ADA.NET ये पीछे तो बैकएंड में वही क्लासेस तुम्हारे पास हैं, बस ये ऊपर के रैपर है तुम्हारे, ये मान लो तुम लोग। और उसमें तुम्हारे पास एक्स्ट्रा में तुम्हारे पास क्या है, कुछ अलग से फीचर्स ऐड है इसमें, लेकिन पीछे ये काम में जैसे कनेक्शन क्रिएट करने का काम है, मैनेज करने का काम है, ये सारा ADA.NET के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारे पास कमांड हो रहा है, लेकिन बना ये रहा है, हम लोग तो नहीं बना रहे उसके लिए। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है उस चीज के लिए तुम लोगों को, एक्स्ट्रा बॉयलर प्लेट कोड तुम लोगों को क्यों लिखना है? तो इस बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों के पास ये है। नाउ अब हम लोग दोबारा से लोड कराते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर डीबी सेट लिख दिया, यहाँ पर टू डू लिस्ट लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ जुड़ेगा और कनेक्शन बनाएगा तुम्हारे पास उस कनेक्शन स्ट्रिंग के पास। लेकिन अगर कनेक्शन स्ट्रिंग के पास वो डेटाबेस नहीं रहा, तो ये क्या दे देगा, वो एरर दे देगा जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया था। राइट, अभी हम लोग दोबारा से इसको लिख देते हैं टू डू लिस्ट डीबी। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर चलो न्यू, इसके नाम से ला देते हैं न्यू टू डू लिस्ट डीबी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये डाला, डेटाबेस डाला, तो हम लोगों के पास यहाँ पर डेटाबेस नहीं है। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो होम कंट्रोलर क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट बनाओ इसका। राइट, तो डॉट टू डू लिस्ट। राइट, जब ये एक्सेस करना चाहेगा वो, तो वो क्या चाहेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्या। यस, कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट तो रेडी है। ठीक है, वो एक्सेस करने के लिए तैयार है, लेकिन टू डू लिस्ट नाम से कोई भी टेबल नहीं है तुम्हारे पास। और वो क्या करेगा उस चीज के लिए, तुम्हारे पास ये कहेगा कि डेटाबेस में एक्सेस जो कर रहा हूँ ना, वो एक्सेस मेरे पास नहीं हो रहा। राइट, यही देखा एरर तुम लोगों को जो तुम्हारे प्रोग्राम इसमें है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये डेटाबेस बनाना है। राइट, एट द टाइम कंपाइल टाइम, क्योंकि मैं रन टाइम के ऊपर तो नहीं बना पा रहा, रन टाइम के ऊपर तो ऑटोमेटिकली नहीं बन पा रहा, लेकिन मैं कंपाइल टाइम के ऊपर बना रहा हूँ। लेकिन चलो, अब मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट होना, तो ऑब्जेक्ट बन जाने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ना उसी के बेसिस पर तुम्हारा डेटाबेस बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्विस तो तुम लोगों ने रजिस्टर कर ही दी यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक कैच आता है, ये जो भी तुम लोग यहाँ पर सर्विस रजिस्टर करते हो ना, बिल्डर डॉट सर्विस, इसको बोलते हैं रूट कंटेनर। ये रूट कंटेनर तुम्हारे पास तीन तरीके की सर्विस रजिस्टर करता है, सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजेंट। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास तीन तरीके की जो सर्विस है ना वो रजिस्टर करता है। अब हम लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारा रूट कंटेनर जो है ना, वो क्या डायरेक्ट तुम्हारे पास कोई किसी चीज का ऑब्जेक्ट बना सकता है क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना मतलब जब ये एप्लीकेशन चले तो ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ पर, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा इससे, लेकिन हम लोग क्या डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्ट बनवा सकते हैं रूट कंटेनर से? तो ये क्या कहता है, मैं सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ट्रांजेंट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन स्कोप्ड सर्विसेज का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा। तुम लोग मेरे थ्रू, सर्विसेज के थ्रू जो है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, किसका, सिंगलटन का और स्कोप्ड का। ठीक है, तो सर्विस के थ्रू ही तुम लोगों ने बिल्डर बिल्ड किया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो आप क्या बना पाएंगे, ऐप डॉट ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मैं इस सर्विस को यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐप डॉट तुम्हारे पास है सर्विसेज डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, और मुझे यहाँ पर चाहिए एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एंड वेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कीवर्ड है अपने पास, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐप डॉट सर्विसेज डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, मुझे यहाँ पर ये सर्विस ही तो रजिस्टर्ड है, मैंने यही कहा है सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर ये रूट कंटेनर है और ये सर्विस रजिस्टर करता है तुम्हारे पास। राइट, ये रजिस्टर कर रहा है,
ऑब्जेक्ट तुम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो ना, ये तुम्हारे पास मिडलवेयर है, दैट वन इज योर ऐप, राइट, ऐप वेब एप्लीकेशंस। तो ऐप डॉट सर्विसेज जो ऊपर रजिस्टर की गई है, गेट रिक्वायर्ड सर्विस, उसका सर्विस दे दो मुझे, कौन सी सर्विस का, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का, उसका ऑब्जेक्ट दे दो। तो ये क्या कहेगा, मैं एज ए रूट कंटेनर मैं स्कोप्ड सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा अभी यहाँ पर। तो तुम लोग अगर इसका ऑब्जेक्ट मिल सकता है तो तुम लोग माइग्रेट कर सकते हो इसको, डेटाबेस डॉट सॉरी कंटेक्स्ट डॉट डेटाबेस। अब डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास ही तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी एक मेथड आता है तुम्हारे पास इंश्योर क्रिएटेड के नाम से, कंटेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड। तो ये क्या काम करता है, जो डीबी कंटेक्स्ट में जो चीज है ना उसके बेस पर क्या बना देगा, एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट बना देगा कनेक्शन स्ट्रिंग को पढ़कर, और तुम्हारे पास जो डीबी सेट में है उसका एक टेबल भी बना देगा। ठीक है, लेकिन बनाएगा कैसे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्कोप्ड सर्विस में है। और जो रूट कंटेनर तुम्हारे पास है, दैट मीन्स ऑफ रूट कंटेनर, वो क्या कहता है, सिंगलटन का बना दूंगा, ट्रांजिएंट का बना दूंगा, लेकिन स्कोप का कभी नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, उसका रीजन क्या है, सिंगलटन की परसिस्टेंसी लाइफ टाइम होती है, एक बार बनाया लाइफ टाइम चलेगा वही ऑब्जेक्ट जब तक एप्लीकेशन चल रही है। ट्रांजिएंट हर बार नया बना रहा है, लेकिन इसमें परसिस्टेंसी डिपेंड करती है रिक्वेस्ट के ऊपर, कि एक रिक्वेस्ट आई एक ऑब्जेक्ट, अगर वही रिक्वेस्ट आगे तक चलती रही तो वही ऑब्जेक्ट काम में लेगा, चाहे वो 10 जगह काम में आई तो वही ऑब्जेक्ट काम में लेगा। दूसरी रिक्वेस्ट आई तब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये डिपेंडेंसी जो है वो तुम्हारे पास, परसिस्टेंसी जो है वो डिपेंड करती है रिक्वेस्ट के ऊपर। इनकी जो डिपेंडेंसी है वो तुम्हारे पास, सॉरी, इनकी जो परसिस्टेंसी है वो डिपेंड नहीं करती किसी के ऊपर, ना इसकी करती है ना इसकी करती है, इसकी रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी तुम्हारे पास यहाँ पर अगर मैं ये रन करता हूँ ना तो तुम्हारे पास एक एरर आएगा। जब ये प्रोग्राम डॉट सी एस स्टार्ट होगा तो तुम्हारे पास ये कहेगा इट्स ए रूट प्रोवाइडर, जो टू डू डॉट एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट है फ्रॉम ए रूट प्रोवाइडर, तुम लोग रूट प्रोवाइडर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कैन नॉट रिजोल्व स्कोप्ड सर्विसेज। मैं स्कोप्ड सर्विसेज को रिजोल्व नहीं करूंगा, सिंगलटन को कर दूंगा, ट्रांजिएंट को कर दूंगा, लेकिन स्कोप्ड को नहीं करूंगा। तो फिर क्या करूं, तो तुम लोगों को एक अलग से स्कोप बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो तुम लोग यहाँ पर एक अलग से स्कोप बनाते हो, कैसे बनाए, ऐप के थ्रू ही बनाते हैं अपन। ऐप डॉट तुम्हारे पास होता है यूजिंग, हम लोग यूजिंग से यूज करेंगे इसको, यूजिंग where scope app dot services dot create scope। यूजिंग इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि ये जो स्कोप बना है ना ये तुम्हारे पास डिस्पोज हो जाए, जब यूज में आ जाए ना तब ये डिस्पोज हो जाए। नाउ तुम्हारे पास है where context scope dot service provider dot get required service and finally context dot database dot ensure created। अब चल जाएगा ये कह रहा है कि ये एक अलग से स्कोप बनाओगे, मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं करूंगा डायरेक्ट सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, तो अब तुम लोग जो है ना डेटाबेस बना पाओगे, तब ये तुम्हारा जब रन होगा ना तो ये इंश्योर क्रिएटेड क्रिएट होगा और तुम्हारे डीबी कंटेक्स्ट को रीड करके ये डेटाबेस बना देगा। नाउ तुम्हारे पास डायरेक्टली तुम लोग टू डू लिस्ट पे आ गए, यहाँ पर काउंट 0, इसका मतलब डेटाबेस बन गया तुम्हारा, तभी तो ये 0 दिखा रहा है तुम लोगों को, राइट। नाउ चेक करते हैं ऑब्जेक्ट, एंड तुम्हारे पास यहाँ पर है, क्या नाम था उसका, तुम्हारे पास है न्यू टू डू लिस्ट डीबी। न्यू टू डू लिस्ट डीबी, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया क्या, कहाँ है न्यू टू डू लिस्ट, न्यू टू डू लिस्ट डीबी टेबल, एंड दीज ऑल आर योर टेबल। समझ गए। अब तुम लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई एक टेबल से सारी टेबल कैसे बन गई, क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम काम करता है इसमें। ठीक है, ये ही तुम्हारा ईएफ कोर भी करता है, कि चल तो ईएफ कोर ही रहा है, तो तुम्हारे पास ईएफ कोर कैसे काम करता है, एक टेबल के अंदर अगर नेविगेशन है तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेबल है उनके ऑब्जेक्ट वाइज तुम्हारे पास टेबल बना देगा। अपन ने जो टू डू लिस्ट बनाया तो टू डू लिस्ट बनाया है, राइट, लेकिन बाकी सभी का देखो टेबल नेम जो है ना वो क्लास नेम ही जैसा ही है, टास्क एंटिटी सब टास्क रिमाइंडर, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ, ऐप यूजर एस नहीं लगा हुआ, राइट। तो ये तुम्हारे पास ये क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिक, तुम लोगों को कोई भी माइग्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी तुम्हारे पास किसकी फीचर है, कॉन्टेक्स्ट की ही फीचर है, कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है तुम्हारे पास उसी की फीचर तुम्हारे पास है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं,
वो तुम लोगों को अभी मैं रिपीट करता हूँ, ताकि तुम लोग जो है ना इसको समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद में तुम लोग कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है, कल को अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई चेंज किया, तो मान लो मैंने ऑप्शन को हटा देता हूँ, मैं यहाँ से ऑप्शन से रिलेटेड मैं डेटा जो है ना यूज नहीं कर रहा। मान लो मैंने यहाँ पर सबसे पहले टू डू लिस्ट में एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर टाइटल और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बढ़ा दिया, तो अब क्या करूं, अब प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम आ गई, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं बनेगा अब। क्यों? क्योंकि वो ये चेक करेगा कि टू डू लिस्ट पहले से बना हुआ है क्या। वो ये चेक करेगा कि टू डू लिस्ट पहले से बना हुआ है क्या। अगर बना हुआ है ना, तो ये दोबारा से रन नहीं होगा। program.cs जो है ना, वो दोबारा से रन नहीं होगा ये कोड, क्योंकि इंश्योर क्रिएटर तब चेक करता है कि तुम्हारे पास अगर वो है तो तुम्हारे पास दोबारा नहीं ऐड करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। अब मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो अपन तो रह जाएंगे फिर तो। अब हम लोगों को क्या करें, तो हम लोगों को ये बदलना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसकी कहानी बस इतनी थी, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कब बनाएंगे, जब अपने पास पूरा सेटअप तैयार हो, तब ये हम लोग कर सकते हैं। और रन टाइम के ऊपर अगर हम लोग किसी भी कोड देंगे किसी को भी, तो हम लोग डायरेक्टली ये दे देंगे, विदाउट माइग्रेशन फाइल्स तुम लोग दे सकते हो। लेकिन अब हम लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट तो तैयार ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को डेटाबेस तो चाहिए और हम लोगों को मॉडिफिकेशंस भी करने हैं टाइम टू टाइम उसके अंदर। तो मैं क्या करूं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन यूज करना पड़ेगा। कंपाइल टाइम के ऊपर, अभी मैं रन नहीं कर रहा प्रोजेक्ट को, कंपाइल टाइम के ऊपर अगर तुम लोगों को डेटाबेस बनाने हैं और उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो तुम लोगों को माइग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा डेटाबेस पूरा तैयार है, तो तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है माइग्रेशन यूज करने की। हमारा डेटाबेस अभी तैयार नहीं है, तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन यूज करने के लिए मेरे पास थर्ड पैकेज यूज आता है, डेटमन्स ऑफ टूल्स वाला पैकेज। तो हम लोग यहाँ पर एक अलग से पैकेज यूज करते हैं, टूल्स, कंट्रोल डी, यही तुम्हारे पास यहाँ पर आता है टूल्स। अब टूल्स में मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारे पास क्या आते हैं, कमांड्स आते हैं। तो हम लोग इसको कहाँ पर सीन करेंगे, ये सेव होने के बाद में तुम्हारे पास ऑलरेडी ऐड कर देगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड पैकेज है वो चेक करते हैं, ये हटा देते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पर आएंगे टूल्स वाला पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डो टूल्स, और इसके ऑप्शंस में चेक करोगे ना, अरे सर क्या बता रहा है, हाँ बताओ। सर ये सेम वाइस वर्सा उसके लिए भी हो जाएगा जो मेरा क्वेश्चन था। लाइक अगर मैं टेबल में कुछ नया कॉलम बनाता हूँ या कुछ करता हूँ, तो उसको फिर उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी वहां पर जाकर सब कुछ। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, वो तो ठीक डेटाबेस ठीक। में तो होना चाहिए ना वो चीजें। अगर डेटाबेस में नहीं होगा तो कैसे एक्सेस करेगा बताओ। नहीं, अगर मैं अगर मैन्युअली डाटाबेस में बना रहा हूँ, जैसे आपने तो ये बताया ना कि हाँ, उसके मैनुअली अगर उसके डेटाबेस में बना रहे हो ना, तो वहां पर प्रॉपर्टी ऐड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तो प्रॉपर्टी डेटाबेस में ऐड बना करनी रहे हो यहाँ पड़ेगी, पर, ठीक हाँ यहाँ पर ऐड कर दो फिर वो चीजें, ठीक है, वो चीजें। ठीक। तो तुम्हारे पास है टूल्स वाला पैकेज, तो अपन एक बार के लिए यहाँ से सर्च कर लेते हैं टूल्स, वो डाउनलोड कर रहा है वहां से। तो हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, दिस वन, इस पैकेज में तुम लोगों को ये सारे कमांड मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों यूज करते हैं उसका रीजन मैंने तुम लोगों को दे दिया है, कि कंपाइल टाइम के ऊपर अगर हम लोगों को डेटाबेस बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, दैट वन। और अगर डेटाबेस ही बनाना है तो हम लोग वही यूज कर लेंगे स्कोप बनाकर। लेकिन हम लोगों को अगर टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो हम लोगों को माइग्रेशन साथ में लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मॉडिफिकेशंस भी सपोर्ट करता है और बहुत सारी चीजें सपोर्ट करता है, तो तुम लोग यहाँ पर माइग्रेशन यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों को मान लो ये माइग्रेशन यूज करना है, ऐड डैश माइग्रेशन, लेकिन डेटाबेस तो ऑलरेडी है अपने पास, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये कमांड तो नहीं लगाएंगे। हम लोग कौन सा कमांड लगाएंगे, ड्रॉप डेटाबेस, पहले उसको डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे, राइट। हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, पैकेज मैनेजर कंसोल पर चलते हैं, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डिफॉल्ट है अपने पास वो टू डू है, ठीक है। हम लोग खासकर माइग्रेशन कहाँ पर लगाते हैं, जहां पर अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट होती है, जहां पर अपने पास डीबी कॉन्टेक्स्ट होगी वहीं पर हम लोगों को माइग्रेशन यूज करना है। हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ड्रॉप डैश डेटाबेस, एंड फाइनली अपने पास जो डेटाबेस है वो ड्रॉप हो जाएगा, यस टू ऑल। एंड फाइनली अपने पास जो डेटाबेस है वो गायब हो चुका है यहाँ से, ठीक है। न्यू डीबी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग अभी गायब हो चुका। नाउ अब हम लोगों को दोबारा से माइग्रेशन लगाना है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ऐड डैश माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट।
अब मैं इनिशियल क्रिएट का जो नाम है ना वो तुम लोगों को ऐसे ही लिखना है पास्कल में, जैसे मैंने बोला ना क्लास नेम जो होता है वो पास्कल में होता है अपने पास सी शार्प में, तो ये क्लास बनेगी अपने पास माइग्रेशन की, तो तुम लोगों को इसी तरीके से लिखना है ये इनिशियल क्रिएट। एंड फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इनिशियल क्रिएट नाम से क्लास। जैसे तुम लोगों ने माइग्रेशन लगाया, इसमें तुम्हारे पास दो मेथड आते हैं, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब तुम्हारे पास होता है अप में वो चीजें ऐड होती हैं जो हम लोगों को वन स्टेप अहेड होती है, मतलब एक आगे करना होता है। जैसे हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा टेबल ऐड कर दिया या कोई कॉलम ऐड कर दिया, तो हम लोग कुछ ऐड ही करके चल रहे हैं, डिलीट करके नहीं चल रहे उसमें से। डिलीट करके चलोगे तो डाउन में ऐड होती जाएंगी तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन। जो स्कीमा तुम्हारे पास यहाँ पर बनेगी वो तुम्हारे पास इस तरीके की बनती है। इसमें सी शार्प लुकिंग लाइक होता है मेथड जैसा तुम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके का काम करता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास ये जो स्कीमा यहाँ पर तैयार करता है हूबहू उसी की कॉपी तुम लोगों को डेटाबेस में बनाकर देगा ये। वो ये कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर नेम जो है ऐप यूजर लिखा है, तो मैं ऐप यूजर बनाऊंगा, उसमें दो कॉलम में यहाँ पर बनाऊंगा आईडी और नेम। टाइप जो है वो मैं इंटीजर रखूंगा, उसका टेबल में जो नेम है उसका एन वेर कैर मैक्स रखूंगा। लेकिन मैं अगर ये लिख दिया मैंने एन वेर कैर मैक्स, तो वैसे तो साइज बढ़ जाएगी फिर डेटाबेस के टेबल की, हम लोगों को कॉस्टली पड़ेगा, राइट। तो मेरे को इसको तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स नहीं कर रहा हूँ, किसके अंदर, मेरी ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर यहाँ पर, राइट। और बाय डिफॉल्ट जितनी भी अदर टेबलें बनी है, देखो टू डू लिस्ट में तो एस लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया है टू डू लिस्ट। लेकिन बाकी जितनी भी नेविगेशन ने इसने उठाया ना, जैसे टास्क एंटिटी को, तो वही क्लास नेम जो था ना वही के नाम इसने टास्क एंटिटी रख दिया। तो हम लोगों को डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना चाहिए था, एस लगाना चाहिए था, इसके आगे भी एस लग जाता, या टेबल का नाम हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या कितने तरीके हो सकते हैं जो टेबल का नाम चेंज करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोगों को टेबल का नाम दूसरा करना है तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे फ्लुएंट एपीआई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लुएंट एपीआई, जो हम लोग कल कर रहे थे। देखो एक चीज तो ये है कि मेरे को यहाँ पर एन वेर कैर मैक्स नहीं लेना, मेरे को साइज सेट करना है कि टाइटल 100 में ही होना चाहिए, इसका जो लेंथ है वो 100 ही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन है उसका मैक्स चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइटल एटलीस्ट 100 to 200 वर्ड में ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, डेसिमल है तो उसका प्रिसिशन सेट होना चाहिए, राइट। फॉरेन की प्राइमरी की बनानी है क्योंकि मेरे को दो प्राइमरी की भी बनानी है टेबल में, तो वो भी मेरे को सेट करना है। तो ये जितनी भी थिंग्स है वो मैं कैसे सेट करूं, मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं इसमें इस चीज को सेट करने के। एक तो आता है कि ये जो एंटिटी मैंने बनाई है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दूं मैं, ठीक है, अलग से। दूसरा डेटा नोटेशंस वगैरह यूज कर लूं। तो मैं डेटा नोटेशन प्रीफर नहीं करता, वो टाइटली कपल्ड है तुम्हारे पास, यानी कि स्टिकी है तुम्हारे पास हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर, वो मैं प्रीफर नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि डेटा नोटेशंस क्या होते हैं। वैलिडेशन के टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि मेरे को इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है अब, ताकि मैं जो माइग्रेशन मैंने यहाँ पर बनाया है अभी भी फिलहाल के लिए, जो माइग्रेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है उसको मैं सही तरीके से यूज कर सकूं। ये जो माइग्रेशन मेरे पास यहाँ पर बना है वो सही तरीके का यूज हो। दैट वन इज इनिशियल क्रिएट, यहाँ पर ये सही होना चाहिए, वैन मैक्स नहीं चलेगा, ये वैन मैक्स नहीं चलेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कैसे बनाएं, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, दैट वन इज योर कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट। मैंने एक डायरेक्टरी बनाया कॉन्फ़िग, तो जितनी भी तुम्हारे पास क्लासेस है ना सारे के सारे यहाँ पर ही इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना अलग अलग। ये सेपरेट भी रहेगा तुम्हारे पास, सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी रहेगा, यहाँ पर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी रहेगा, सॉलिड का जो एसआरपी होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। हम लोग ये एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर बना रहे हैं, इसका नाम है टैग टास्क एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन। ये मिडिल वाली क्लास थी अपने पास। तो ये क्या है, ये एक इंटरफेस है तुम्हारे पास यहाँ पर, सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में आता है। और हमारे पास इसमें एक मेथड होता है कंज्यूम, सॉरी कंज्यूम का नाम आ गया कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर एक मेथड होता है जो तुम्हारे पास इस एंटिटी को कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है, यानी कि मैप करवाएगा। अब मैप का मतलब क्या है, मैपिंग है, ध्यान से समझना। मैं जो सी शार्प में ये चाहता हूं कि मेरे पास सी शार्प में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ क्लास फाइल्स हैं, जैसे कि टास्क एंटिटी की बात करते हैं, टैग टास्क एंटिटी। मैं ये चाहता हूं कि टैग आईडी और जो टास्क एंटिटी आईडी है वो टेबल में जाकर, यानी कि सीक्वल में जाकर दोनों प्राइमरी की बननी चाहिए यहाँ पर, पहला। दूसरा, मान लो मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि भाई इसकी जो लेंथ है, जैसे कि सब टास्क है मेरे पास, इसकी जो लेंथ है वो मैं 100 कैरेक्टर ही लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा दूसरा है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को पढ़कर जो वैरमैक्स है वो बना देगा, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी साइज जो है ना वो फिक्स हो, तो वो मैं चीज कहाँ पर करूँ, मैं हर एक एंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग करूंगा।
यहाँ पर मैं किसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ? टैग टास्क एंटिटी का। सिर्फ इसके थ्रू कर रहा हूँ, बिल्डर के थ्रू, इसके थ्रू, क्योंकि ये इसी का है एंटिटी टाइप बिल्डर, तो मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पर बिल्डर डॉट। अब ये टैग टास्क एंटिटी है तो ये मिडल वाली टेबल है, डेफिनेटली दो नाम से मिलकर बनी हुई है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब ये जो फ्लुएंट यहाँ पर ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इसको बोलते हैं फ्लुएंट एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बिल्डर के थ्रू, बिल्डर क्या है? दैट इज टैग टास्क एंटिटी है। अब मेरे को दोनों को की बनाना था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बिल्डर डॉट हैज की मतलब की बनाना है, प्राइमरी की, और दोनों को बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स। एक्स इज व्हाट? एक्स तुम्हारा है टैग टास्क एंटिटी। न्यू, यहां पर मेरे पास है एक्स डॉट टैग आईडी कोमा एक्स डॉट टास्क एंटिटी आईडी। ये अब ये दोनों जो है ना मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्राइमरी की हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मैं अब वापस से माइग्रेशन लगाऊंगा तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों प्राइमरी की है अब यहाँ पर। इसका टेबल नेम भी मैं थोड़ा सा शूट नहीं करता मेरे को, तो मैं टेबल नेम भी चेंज कर रहा हूँ, बिल्डर डॉट टू टेबल, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में देखो, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम है, यहाँ पर टेबल नेम जो है वो ये रख देता हूँ टैग। वैसे तो नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को मिडल वाली टेबल, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, टैग एंटिटीज। ये टेबल नेम बना देगा ये इसको, ठीक है। तो हम लोगों को जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनका सबका हम लोगों को ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल फिर से देता हूं मैं तुम लोगों को, टू डू लिस्ट का चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसकी रिप्लिकेट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पर ही पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम। टैग टास्क एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन था तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टू डू लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी डॉट सी एस को हटा देते हैं, एंड टू डू लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर टू डू लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, रीनेम, और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा पेस्ट, यहाँ पर आएगा टू डू लिस्ट, यहाँ पर आ जाएगा टू डू लिस्ट, ये बिल्डर सेम, बिल्डर डॉट टू टेबल, इसका होना चाहिए टू डू लिस्ट्स, टू डू लिस्ट्स, ये टेबल नेम बनाएगा भी है टू डू लिस्ट्स। अब इसमें कोई प्राइमरी की हम लोगों को करनी नहीं है, इसमें हम लोगों को क्या चेंज करना है, बिल्डर डॉट हैज प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइटल, एक्स टेंस टू एक्स डॉट टाइटल है क्या इसका, टाइटल डॉट हैज मैक्स लेंथ, इतना रखना है मेरे को, मान लो मेरे को 100 वर्ड्स रखना है, तो दैट इज 100 कैरेक्टर्स। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रखेगा, उसका 100 कैरेक्टर्स रखेगा टू डू लिस्ट में से। उसका क्लास नेम क्या रखेगा, उसका टेबल नेम क्या रखेगा, दैट वन इज टू डू लिस्ट्स। अब मैं यहाँ पर दोबारा से माइग्रेशन लगाता हूँ तुम लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सर। सो वेयर इज न्यू पैकेज, रिमूव माइग्रेशन। अभी अप्लाई नहीं किया था ना मैंने माइग्रेशन, तो हम लोग ये लगा सकते हैं रिमूव माइग्रेशन। अप्लाई कर दोगे, अपडेट डेटाबेस लग दोगे तो रोल बैक नहीं होगा, अभी रोल बैक हो सकता है। रिमूव माइग्रेशन, तो ये क्या करेगा, रोल बैक कर देगा। माइग्रेशन जो हम लोगों ने लगाया था वो हम लोगों का यहाँ से गायब हो जाएगा, माइग्रेशन का फोल्डर ही हट गया है, क्योंकि एक ही माइग्रेशन था वो हट गया यहाँ से। दोबारा माइग्रेशन लगाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, ऐड माइग्रेशन, इनिशियल क्रिएट, एंड फाइनली तुम्हारे पास एक और क्लास बनेगी, जो क्लास नेम बना टू डू लिस्ट, ये तुम्हारे पास टेबल नेम, एंड तुम्हारे पास यहाँ पर टाइटल इज व्हाट मैक्स, गलती हो गई है। तो अब बात आती है, गलती इसीलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज को, ये पढ़ेगा कैसे कॉन्फिग को, क्योंकि ये कहीं पर भी ऐड हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो ये पढ़ा, इसने रीड कैसे करेगा, ये इसको रीड करवाना है। तो हम लोग यहाँ पर दोबारा से रिमूव माइग्रेशन लगाते हैं, इसको माइग्रेशन हटाते हैं, डेटा में चलते हैं, एप्लीकेशन टैब। यहाँ पर हम लोगों को एक मेथड यूज करना पड़ेगा, और वो है अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट में। इसमें तुम्हारे पास दो वर्चुअल फंक्शंस हैं, एक तो है कॉन्फ़िगरिंग के नाम से और एक है क्रिएटिंग के नाम से, ओन मॉडल क्रिएटिंग एंड ओन मॉडल कॉन्फ़िगरिंग। ओवरराइड करते हैं, अगर वर्चुअल है तो हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, याद रखना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ओन कॉन्फ़िगरिंग और ओन मॉडल क्रिएटिंग, दिस वन। अब मॉडल क्रिएटिंग उसके रिलेटेड में आएगा जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि मॉडल का मैपिंग, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो कॉल करना है वो कैसे करना है, मॉडल बिल्डर डॉट अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम असेंबली, एंड व्हाट इज देन असेंबली। असेंबली का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट, दिस वन इज अ टू डू जो है वो एक प्रोजेक्ट है, एक असेंबली है अपने पास, क्योंकि जब ये कंपाइल होगा ना अपने पास तो पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल होता है,
और इसकी जो डीएलएल होती है वो बिन के अंदर टू डू के नाम से ही बनेगी, तो एक असेंबली बनेगी टू डू के नाम से ही। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है ना मॉडल बिल्डर के थ्रू जो तुम लोग करना चाहते हो, जितने भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम लोग एक जगह से कनेक्ट कर सकते हैं कि वहां से उठा लो जहां पर मैं असेंबली नेम दे रहा हूँ। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है फ्रॉम असेंबली, जो असेंबली मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा वहां पर ही तुम्हारे पास सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब इसका भी वही असेंबली नेम है, राइट। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो ये इसमें है, किसमें, प्रोजेक्ट में, इसी में है, टू डू लिस्ट में। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी, कोई भी नाम जो इसमें है ना तुम्हारे पास क्लास में, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट असेंबली। इसकी जो असेंबली है ना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की, वो उसी के अंदर तुम्हारे सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है। अब नाउ अगेन ऐड माइग्रेशन अगेन। अब टू डू लिस्ट को दोबारा से चेक करते हैं, वेयर इज द टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, एंड फाइनली अपने पास nvarchar max की जगह 100 आ गया। अब वो जो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास था वो तुम्हारे पास अप्लाई हो गया कि दोनों कीज तुम्हारे पास यहाँ पर बन गई टैग टास्क एंटिटी की भी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है और हम लोगों को ये पढ़ना है टैग टास्क एंटिटीज। यहाँ पर दो कीज तुम्हारे पास प्राइमरी कीज हैं, टैग आईडी और टास्क एंटिटी आईडी। ये दो कीज का मतलब होता है कंपोजिट की। एंड फाइनली ये चीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट। एक बार के लिए तुम लोगों को हो सकता है कि एक दो सैटरडे जो है ना वैसे निकले, लेकिन जो चीजें तुम लोग यहाँ पर पढ़ोगे ना वो तुम लोगों को डिटेल्ड में आनी चाहिए। अगर वो चीजें तुम लोगों को बाईपास हो गई ना तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बाईपास हो जाएंगे, तो फिर तुम कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। तो एक बार दो बार जो है ना वो उस प्रोजेक्ट को लेकर तुम्हारे पास ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन तुम लोगों को डिटेल में ही समझना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, मिडलवेयर्स क्या है, रूट कंटेनर्स क्या है, डीबी कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है तुम्हारे पास, ये सारी चीजें तुम लोगों को डिटेल में ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट के थ्रू बता रहा हूँ तो तुम लोगों को वैसा ही समझना पड़ेगा। कोई सवाल है तो पूछ लेना। 7 डेज में तुम लोगों को देता हूँ, इसमें तुम लोगों को ये पीपीटी वगैरह शेयर कर दूंगा, ये दोनों फाइल्स जो वीडियोस फाइल्स की ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सैटरडे